थैंक यू, थैंक यू। तो वायर्ड सोल्यूशन में हम आज ये देखेंगे कि किस तरीके के जोन के टाइप होते हैं। जोन के टाइप मतलब डिवाइस के टाइप्स होते हैं, किस तरीके से वो कंट्रोल पैनल को कनेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से वायर्ड से हम डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, और फिर उनकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। मतलब और सिस्टम में कीपैड या एक्सपांडर या साउंडर जो भी वायर्ड डिवाइस है वो कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। ये इंट्रूजन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वायर्ड कनेक्शंस डिवाइसेस को कैसे करें, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करें, उसको कंट्रोल पैनल से कैसे कनेक्ट करें, या फिर पैनल के अंदर जो भी अदर वायर्ड डिवाइस है जैसे कि साउंडर है, कीपैड है या एक्सपांडर है, इनको कनेक्ट कैसे करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं लास्ट सेशन में हमने क्या कवर किया ये एक बार बता देता हूं आपको। लास्ट सेशन में हमने देखा, जो भी हिंदी में ही था लास्ट का सेशन भी, उसमें हमने ये देखा कि सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसे होता है, इंट्रूजन सिस्टम होता क्या है, इनपुट्स क्या होते हैं, कंट्रोल पैनल क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, उसके बाद में हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, किस तरीके से उसका पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर होता है। फिर हमने पीसीबीज लेआउट देखी। पीसीबीज मतलब अलग अलग मॉडल जो टेक्सिकॉम में कंट्रोल पैनल के आते हैं, उसमें पीसीबीज के लेआउट में कहाँ कौन से पोर्ट को क्या बोला जाता है, जोन का पोर्ट कहाँ पे होता है, साउंडर का पोर्ट कहाँ पे होता है, उसके बाद में जो पावर डिवाइसेस है उनको पावर देने के लिए कहाँ से दी जाती है, ये सारा पीसीबी लेआउट हमने देखा। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहाँ पे लगते हैं ये हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि पैनल को पावर देने के बाद उसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, किस तरीके से स्टार्टिंग में कुछ इनिशियलाइज स्टेप्स है वो कैसे कंप्लीट की जाती है, वो हमने देखा। और उसके बाद हमने विंटेक्स को आपके कंट्रोल पैनल के साथ में कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब सेटअप कैसे किया जाता है, ये स्टेप्स देखिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्रामिंग से पहले सेटअप कैसे किया जाता है विंटेक्स को, ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि प्रोग्रामिंग। राइट, तो ये हमने लास्ट सेशन में देखा। आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग वायर डिवाइस को कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे। फिर वो वायर डिवाइस को कैसे प्रोग्राम करते हैं सिस्टम के अंदर या थ्रू द विंटेक्स वो देखेंगे। फिर एरिया के अंदर हम प्रोग्रामिंग क्या करनी होती है, ग्लोबल के अंदर प्रोग्रामिंग क्या करनी होती है वो देखेंगे। अब एरिया ग्लोबल की प्रोग्रामिंग मतलब सेंसर की प्रोग्रामिंग, फिर वो सेंसर किस पार्टीशन में या किस एरिया में जाएगा, पार्टीशन इज इक्वल टू सेंसर, वो देखेंगे। फिर पूरे कंट्रोल पैनल की मतलब ग्लोबल प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है वो देखेंगे। फिर यूजर की प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे कि यूजर को कौन से राइट्स देने हैं, यूजर के पासवर्ड कैसे डिलीट करने हैं या ऐड करने हैं, यूजर को कैसे बताना है कि इस पार्टीशन को ही तुम आर्म करोगे या डिजार्म करोगे, वो कैसे देखना है वो हम देखेंगे। फिर हम कीपैड और एक्सपांडर को कंट्रोल पैनल के अंदर ऐड कैसे करेंगे वो एक बार देखेंगे। साउंडर कनेक्शन देखेंगे, साउंडर को कैसे कनेक्ट किया जाता है कंट्रोल पैनल के साथ में। उसके बाद में हम पैनल को ट्रबल शूट कैसे किया जाता है, ट्रबल शूट के क्या शॉर्टकट्स है वो देखेंगे। और इवेंट लॉग के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पैनल में अगर जो इवेंट लॉग दिखते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये सेशन। तो पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेशन 1.5 घंटे का होगा, 12:30 को हम ये खत्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज जोन, जोन क्या होता है। तो जोन इज इक्वल टू अ डिटेक्शन डिवाइस और अ सेंसर, मतलब जो भी सेंसर आप कंट्रोल पैनल को लगाते हो, कोई भी सेंसर हो, कोई भी इनपुट सेंसर हो जो हम कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्ट करते हैं टू सेंस एनीथिंग, मतलब फिजिकल कंडीशंस को सेंस करने के लिए जो डिवाइस हम लगाते हैं उसे हम सेंसर्स कहते हैं, या फिर उसे हम जोन पे लगाते हैं इसलिए हम उसको जोन भी कहते हैं। तो फिजिकल कंडीशंस को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके जो हमें कंट्रोल पैनल पे बताता है कि फिजिकली उस डोर की या उस रूम के अंदर की कंडीशन, या उस डोर पे जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी कंडीशन जो भी हमें बताता है, उस डिवाइस को हम जहां पे भी कंट्रोल पैनल पे कनेक्ट करते हैं उसे हम जोन कहते हैं। ठीक है, सिंपली एक सर्किट होता है, एक मेक एंड ब्रेक का सर्किट होता है। अगर मेक हो गया तो जोन क्लोज है, अगर ओपन हो गया तो जोन ओपन है। इस तरीके से हम बताते हैं, तो इसको जोन बोलते हैं। तो जोन के अंदर अलग अलग डिवाइसेस आते हैं, अलग अलग वायर डिवाइसेस आते हैं। ये सारे डिवाइस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं नॉन पावर डिवाइस, एक होता है पावर डिवाइस। नॉन पावर डिवाइसेस का मीनिंग है जिसको पावर की जरूरत नहीं होती है, जिसका सर्किट क्लोज और ओपन इतना ही हम मॉनिटर करते हैं, जिसको पावर की जरूरत नहीं होती है। और दूसरे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसको पावर की जरूरत होती है, तभी वो हमें
उसका सर्किट मेक या ब्रेक दिखते हैं, मतलब नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन कंडीशन जो हमें मिलती है वो पावर देने के बाद ही मिलते हैं। तो नॉन पावर डिवाइसेस क्या क्या है? नॉन पावर डिवाइसेस में आता है शटर कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, पैनिक बटन, ये सारे नॉन पावर डिवाइसेस में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका बस हमें सर्किट ब्रेक और मेक ही पता करना होता है, जैसे शटर खुला या बंद हुआ, पैनिक बटन किसी ने प्रेस किया या नहीं किया, या नॉर्मल कंडीशन में पैनिक बटन चल रहा है, या मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट किसी ने डोर ओपन किया या क्लोज किया। ये मोशन डिटेक्शन में उसमें टेक्नोलॉजी अलग यूज होती है, इसलिए पावर डिवाइसेस में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है, एल्गोरिदम अलग अलग सेट होते हैं। वो एक सर्किट के सेंसर्स उसके अंदर लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के लिए, उसको पावर की जरूरत होती है। जैसे मोशन सेंसर इंफ्रारेड डिवाइस है, इंफ्रारेड डिटेक्शन करता है, पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन करता है, इसीलिए उसमें पावर डिवाइस की जरूरत होती है। वाइब्रेशन सेंसर पावर डिवाइस की जरूरत होती है, क्योंकि ये वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की, उसको डिटेक्ट करता है। एकॉस्टिक सेंसर भी एक वाइब्रेशन सेंसर का ही फैमिली का एक पार्ट है, जो कि साउंड की फ्रीक्वेंसी मैच करता है, ग्लास जो ब्रेक होता है उसके साउंड को वो डिटेक्ट करता है। फिर सिस्मिक सेंसर एक स्मार्ट सेंसर है जिसके अंदर मल्टीपल एल्गोरिदम सेट्स है, कि जो कि वाइब्रेशन भी डिटेक्ट कर सकता है, जो कि हैमरिंग भी डिटेक्ट कर सकता है, जो कि ड्रिलिंग भी डिटेक्ट कर सकता है, प्लस टेम्परेचर भी डिटेक्ट करता है, कि अगर किसी ने गैस कटर वगैरह यूज करने की कोशिश की तो जिससे टेम्परेचर रेज होता है वो भी डिटेक्ट करता है। तो ये थोड़ा एल्गोरिदम मल्टीपल एल्गोरिदम वाला स्मार्ट सेंसर है। ठीक है, फिर हम स्मोक या फायर, उसको भी पावर की जरूरत होती है क्योंकि वो स्मोक डिटेक्ट करता है। तो ये सारे रहे पावर डिवाइस। तो नॉन पावर डिवाइस और पावर डिवाइस, तो आपको ये दोनों टाइप्स ऑफ वायर्ड सेंसर हमेशा याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं कि इनको इंस्टॉल कैसे करना है फिजिकली। हर एक सेंसर को इंस्टॉल कैसे करना है, मतलब आपको पहले तो वेन एवर यू आर डूइंग इंस्टॉलेशन, आपको ये देखना होता है कि फिजिकली आप वो जो सेंसर है वो उस कंडीशन के लिए प्रॉपर जगह के लिए प्रॉपर सेंसर चूज करें। लाइक डोर है तो उसके लिए आप डोर सेंसर ही चूज करें, ना कि शटर सेंसर उस पर लगाएं। राइट, डोर अगर वुडन का है तो उसके ऊपर आप शट जो कि ओपन क्लोज होने वाला है उस पर आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट ही लगाओगे, शटर नहीं लगाओ, शटर का रोलिंग शटर सेंसर नहीं लगाओगे, शटर पे आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट नहीं लगाओगे, वहां पे शटर कॉन्टैक्ट ही लोगे। तो अप्रोप्रिएट सेंसर चूज करना ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इंस्टॉलेशन करने से पहले। फिर उसका माउंटिंग लोकेशन, आपका अप्रोप्रिएट माउंटिंग लोकेशन होना चाहिए, अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। आप डोर कॉन्टैक्ट माउंट कर रहे हो या मोशन सेंसर माउंट कर रहे हो और मोशन सेंसर अपने ग्राउंड से 1 फीट के हाइट पे ही माउंट कर दिया तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका डिटेक्शन बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा, उसका डिटेक्शन वीक एनालिसिस, इट विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल, जो वर्क होने का प्रिंसिपल है उसके उसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। तो आपका अप्रोप्रिएट माउंटिंग लोकेशन भी सही होना चाहिए। शटर कॉन्टैक्ट आप जब भी माउंट करते हो, लेकिन समझ लीजिए शटर कॉन्टैक्ट आप ग्राउंड पे माउंट कर रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो और उस ग्राउंड से ट्रॉली जा रही है या कुछ हेवी फिजिकल व्हीकल जाने वाले हैं उसी शटर से, और आपने उसको ग्राउंड पे विदाउट कंसीलिंग, मतलब जो आप ग्राउंडिंग पे होल करके आपको लगाना है वो नहीं किया है तो वो टूटने के चांसेस हैं। तो आपको माउंटिंग लोकेशन भी प्रॉपरली चूज करने की जरूरत है। देन आपको राइट काइंड ऑफ वायर रिक्वायर्ड है, जैसे कि इंट्रूजन में बोला जाता है सिंगल स्ट्रेंथ वायर की जरूरत नहीं है, क्योंकि लो वोल्टेज जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो पावर और डेटा दोनों पे काम करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रेंथ केबल रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। सिंगल स्ट्रेंथ केबल यानी कि कैट सिक्स कैट फाइव केबल जो होती है वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, इसमें मल्टी स्ट्रेंथ केबल की ही जरूरत होती है। मल्टी स्ट्रेंथ केबल अगर होती है तो वो पावर और डेटा दोनों को भी ट्रैवल करने के लिए ईजी हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिकली उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं अगर सिंगल स्ट्रेंथ यूज करते हैं, क्योंकि ये फिजिकल हम स्क्रू पोर्ट को जो होता है जहाँ पे भी हम टर्मिनेट करते हैं वायर को, वो स्क्रू से हम उसको इंस्टॉल करते हैं। राइट, तो सिंगल स्ट्रेंथ होती है तो वो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक तो एक सिंगल वे है कि मैंने बताया सिंगल स्ट्रेंथ क्यों रिकमेंडेड नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिकली भी सिंगल स्ट्रेंथ रिकमेंडेड नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा ट्रैवल एंड लो वोल्टेज। ठीक है, फिर आपको ये देखना होता है कि आपकी जो वायरिंग है वो क्या क्या मॉनिटर करने वाली है, आपका सेंसर को कितने कोर की वायर की जरूरत है। जैसे कि नॉन पावर डिवाइस है, ठीक है, तो नॉन पावर डिवाइस में इसमें 2 वायर की जरूरत होती है, लेकिन अगर नॉन पावर डिवाइस में हमें टेम्पर भी मॉनिटर करना है तो वहां पे हमें 4 कोर की जरूरत है। ठीक है, अगर हम पावर डिवाइसेस में जाते हैं तो पावर डिवाइसेस के अंदर हमें 4 वायर की जरूरत होती है, जैसे कि 2 पावर के लिए और 2 उसका सर्किट और मेक और ब्रेक पता करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर हमें टेम्पर मॉनिटर करना है
तो हमें 6 कोर की केबल की जरूरत होती है। तो इट्स ऑल डिपेंड कि हमारा डिवाइस क्या है और हम कौन से वायर से क्या मॉनिटर करना चाहते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड होता है कि हमें कौन सी वायर लगेगी। ठीक है, तो ये फिजिकल इंस्टॉलेशन से पहले चेक करने की चीजें हैं। फिर इंस्टॉलेशन के अंदर हमें ये चेक करना होता है कि जो भी डिवाइस हम जिस भी डोर पे लगा रहे हैं या जिस भी जगह पे माउंट कर रहे हैं, उसका फंक्शन क्या होगा, राइट, उसका बिहेवियर क्या होगा। जैसे कि आपने डोर सेंसर लगाया, तो डोर सेंसर आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। डोर सेंसर 24/7 काम करना चाहिए, कभी भी आप डोर ओपन करोगे तभी भी अलार्म बजना चाहिए, या नहीं स्पेसिफिक एक्टिविटी जब स्पेसिफिक टाइम आएगा तभी वो एक्टिवेट होना चाहिए, या जब भी आप उसको ओपन करोगे उसके बाद आपको थोड़ा सा डिले टाइम मिले, एक 20-50 सेकेंड्स का, उसके बाद अलार्म बजे। तो आपको एग्जैक्टली किस टाइप का उस जोन का बिहेवियर होना चाहिए, उसे कहते हैं जोन टाइप, राइट। तो वो आपको प्रोग्रामिंग में सेट करना होता है इंस्टॉलेशन के टाइम। फिर आपको सेट करना होता है कि जोन वायरिंग क्या होगी। अब जो भी डिवाइस आपने डोर पे लगाया है, या मोशन सेंसर है या शटर है, उसका वायरिंग टाइप क्या है। जैसे कि नॉर्मली क्लोज सर्किट दे रहा है वो आपको, या नॉर्मली ओपन दे रहा है, या कुछ अलग प्रोप्राइटरी भी वायरिंग टाइप्स होते हैं। जैसे टैक्सीकॉम का है तो टैक्सीकॉम का ट्रिपल यूएल, ट्रिपल एंड ऑफ लाइन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डिवाइस का टाइप है। नॉर्मली 80 to 90% केसेस में नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन वायरिंग टाइप होता है। तो आपको पता करना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने डिवाइस जो डोर कॉन्टैक्ट लगाया है ये नॉर्मली क्लोज पे काम करता है, तो मैं प्रोग्रामिंग में क्या सेट करूंगा, नॉर्मली क्लोज सेट करूंगा। ठीक है। थर्ड चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंस्टॉलेशन या प्रोग्रामिंग के टाइम आपको देखनी है, वो है जोन टेक्स्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इंस्टॉलेशन कर दिया, लेकिन क्लाइंट जो इसको ऑपरेट करने वाला है, या क्लाइंट जो इसके साथ रोज डील करने वाला है, इसको पता चले कि जोन 3 का मतलब है कि मेन डोर, जोन 3 या जोन 2 का मतलब है बैक एंड, बैक डोर। ये तो डोर को नाम देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डील करने वाला है, उसे ये नहीं पता है। वो नॉन टेक्निकल पर्सन हो सकता है, उसे ये नहीं पता है कि जोन 3 का मीनिंग क्या है, जोन 2 का मीनिंग क्या है। तो आपको उसको नाम देना पड़ता है हर एक जोन को, तो दैट इज जोन टेक्स्ट। तो आपको वो दिखाना बताना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में कि इस जोन का नाम क्या है। फिर आते हैं हम एरिया पे। तो एरिया इज इक्वल टू, मैंने बताया था, पार्टीशन, राइट। तो एरिया इज इक्वल टू पार्टीशन, इसका मतलब ये है कि जो भी एरिया, जो भी आपने जोन डोर पे या मोशन सेंसर पे या रोलर शटर पे लगाया है, उसे आप कौन से पार्टीशन में डालना चाहते हो। तो पार्टीशन का मीनिंग मैं बता देता हूँ। समझ लीजिए कि आपका एक घर है, तो घर के अंदर आपकी बाउंड्री है, तो बाउंड्री पे आप जो सेंसर लगाते हो और घर के अंदर जो सेंसर लगाते हो, इसको आप दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो। अब दो अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि घर के अंदर के जो सेंसर है, जब मैं घर में रहूं तब वो एक्टिवेट ना रहे, बाहर के सेंसर जो रहे बाउंड्री पे लगे हुए वो 24/7 एक्टिवेट रहे। तो आपको दो पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। जो आउटर सेंसर है बाहर के, वो पार्टीशन ए या बी हो सकते हैं, मतलब एरिया ए और बी, और अंदर के जो सेंसर है उसका पार्टीशन ए और बी हो सकता है। तो आप दोनों को अलग अलग एरियाज में डाल रहे हो, दोनों को अलग अलग पार्ट करा क्रिएट कर रहे हो, पार्टीशन क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो उसे बोलते हैं एरिया। तो जो भी सेंसर आपने इंस्टॉल्ड किया है वो कौन से एरिया में जाएगा, एरिया ए में जाएगा या एरिया बी में जाएगा। या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे सारे सब कुछ ए में ही चाहिए, मैं जब घर में हूँ तब मुझे कोई सेंसर एक्टिवेट नहीं करना है, जब मैं बाहर निकल के जाऊं तभी मुझे सारे एक्टिवेट करना है। तो ये भी हो सकता है, तो एक ही एरिया बनेगा, एरिया ए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। अब इसके बाद जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट जो है वो कस्टमाइजेशन। एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या है कि आपने जोन टाइप से डिफाइन कर दिया कि इसका बिहेवियर क्या है, ये इंस्टेंट काम करेगा या ये डिले में काम करेगा या ये 24/7 में काम करेगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स उसके रहते हैं। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि व्हेनेवर यू आर सेटिंग अ जोन टाइप, आपको जरूरी नहीं कि आप एट्रीब्यूट सेट करो। एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट अपने आप, जैसे जोन टाइप आप चेंज करते हो, इंस्टेंट, डिले, 24/7 अपने आप ही चेंज होते हैं। बट इन केस आपको उस पर्टिकुलर सेंसर को फोर्सफुली बाईपास भी करना है, या फोर्सफुली उसको किसी पार्ट में डालना है, उसीलिए एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट नहीं भी आप उसको एडिट करोगे तो भी चलेगा। आपको चार इंपॉर्टेंट चीजें जो करनी है, जोन का टाइप डिसाइड करना है, मतलब सेंसर का, उसकी वायरिंग टाइप, उसको क्या नाम दोगे, और उस कौन से एरिया में जाएगा। आपने इतना भी कर लिया तो भी आपकी प्रोग्रामिंग जोन के लिए कंप्लीट है। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ लेट्स मूव कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है।
तो मैं आपको ये एग्जांपल देने के लिए सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक फॉर एग्जांपल हम एक कंट्रोल पैनल ले लेते हैं और एक सेंसर ले लेते हैं। तो सेंसर मैंने मोशन सेंसर लिया है, तो मुझे 4 वायर का मोशन सेंसर है, ठीक है। तो इसमें मैंने 6 वायरिंग की है। मैंने 2 पावर की वायरिंग जो है वो दिखाई नहीं है, राइट। मैंने आपको बस अलार्म और टेम्पर को कैसे मॉनिटर करते हैं ये दिखा है। तो मैंने क्या किया है, अलार्म के जो 2 केबल है मोशन सेंसर के अंदर से, वो मैंने पैनल के अंदर जोन नंबर 3 पे डाल दिया और उसको प्रोग्राम कर दिया है एज अ अलार्म, ठीक है। और 2 वायर मैंने टेम्पर से निकाले हैं जोन से, और वो डाल दिए मैंने कंट्रोल पैनल में एक जोन में, और उस जोन को प्रोग्राम कर दिया है टेम्पर। अब जब भी आपका मोशन सेंसर कुछ भी डिटेक्ट करेगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने सेंसर को ओपन कर दिया है और उसको मैंने अलार्म करके 24/7 में प्रोग्राम कर दिया है, तो जैसे मेरा सर्किट ओपन होगा या मोशन सेंसर कुछ डिटेक्ट करेगा, वो अलार्म में चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मली कोई भी सेंसर वर्क करता है। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है। अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पर्टिकुलर जोन कैसे क्या क्या टाइप्स के होते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, उसकी एक्चुअल वर्किंग कैसे की जाती है। अब हम ये देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सेंसर किसी का भी यूज कर लीजिए, उसको कंट्रोल पैनल के साथ आप टैक्सीकॉम के इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन टैक्सीकॉम के कंट्रोल पैनल के साथ जब आप इंस्टॉल करोगे, तब अलग अलग पैनल्स पे आपको अलग अलग जोन टर्मिनल्स मिलेंगे। अलग अलग पैनल्स पे आपको अलग अलग जोन टर्मिनल्स मिल सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप देख रहे हो कि ऑक्सिलरी टर्मिनल्स है, जो कि पावर के लिए है। तो जैसे कि ऑक्सिलरी टर्मिनल, जहां से आप पावर डिवाइसेस को पावर दोगे, जो भी 12 वोल्ट का पावर जिस भी डिवाइस को जरूरत है, उसको आप ऑक्सिलरी टर्मिनल से दोगे। सेंसर को पावर आप ऑक्सिलरी टर्मिनल से दो। तो ऑक्सिलरी टर्मिनल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कोई 4 पोर्ट के होते हैं, तो कोई ऑक्सिलरी टर्मिनल्स 2 पोर्ट के होते हैं। जहां पे भी 4 पोर्ट का होता है, उसमें 2 पॉजिटिव होते हैं स्टार्टिंग के और 2 नेगेटिव होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, राइट। कोई 2 टर्मिनल के भी ऑक्सिलरी टर्मिनल होते हैं, जहां से 12 वोल्ट की पावर आती है, उसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इस तरीके के आपका ऑक्सिलरी टर्मिनल आपको हर एक पैनल पे या हर एक जोन एक्सपांडर पे मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 4 टर्मिनल जोन होते हैं, जोन इन सेंस जहां पे आप सेंसर लगाओगे, तो देर आर फ्यू कंट्रोल। जस्ट एक एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जहाँ पे दो 4 टर्मिनल ऑक्सिलरी टर्मिनल होता है, वहाँ पे यू कैन यूज एनी वन ऑफ द प्लस एंड एनी वन ऑफ द माइनस, दोनों सेम ही है, नो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। आप इस दोनों पॉजिटिव में एक टर्मिनल, जो भी टर्मिनल चाहिए वो यूज कर सकते हैं, तो 2 नेगेटिव में जो भी नेगेटिव टर्मिनल चाहिए वो यूज कर सकते हैं, नो डिफरेंस देयर। सिर्फ क्योंकि 64-W 88 पैनल और 168 पैनल में ज्यादा जोन्स होता है, इसलिए यू नीड लॉट ऑफ ऑक्सिलरी टर्मिनल्स, इसलिए यू हैव दिस काइंड ऑफ ए पोर्ट। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 4 टर्मिनल के जोन कैसे होते हैं। अब फिर से इलीट 88 या 168 के जो पैनल जो होते हैं, या एक्सपांडर होते हैं, या पीएसयू एक्सपांडर जो होते हैं, उसके अंदर या कीपैड के अंदर भी आपको 4 टर्मिनल का जोन मिलता है। अब 4 टर्मिनल का जो जोन होता है, उसमें आपको यूज करना होता है फर्स्ट और लास्ट। ये जो बीच वाले 2 पोर्ट होते हैं, ये ब्लैंक छोड़ने होते हैं आपको। फर्स्ट और लास्ट आपको यूज करने होते हैं 4 टर्मिनल पे, ठीक है। ये दिया क्यों गया है 4 टर्मिनल? किसी सेंसर के अंदर अगर अलार्म और टेम्पर दोनों भी है, तो आप अलार्म ये 2 पोर्ट और टेम्पर ये 2 पोर्ट एक ही जोन पे मॉनिटर कर सकते हैं, बट वो फिजिकल कंडीशंस टैक्सीकॉम के कंट्रोल पैनल के साथ मैच होनी चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो आई सजेस्ट यू कि कोई भी सेंसर हो, आप जोन पे फर्स्ट और लास्ट पोर्ट यूज कीजिए, और बीच वाले 2 जो ब्लैंक जो पोर्ट है उसको ब्लैंक कर दीजिए ऑन 4 टर्मिनल जोन्स, ठीक है। कभी भी कोई भी डिवाइस फर्स्ट और लास्ट पे जाएगा, 2 ब्लैंक रहेंगे बीच में। और 2 टर्मिनल में तो वेरी सिंपल है, 2 टर्मिनल है तो दोनों जोन, कोई भी डिवाइस होंगे तो 2 जोन के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो अभी आप अगर पावर डिवाइस है तो डायरेक्ट जाएंगे जोन में, अगर नॉन पावर डिवाइस है तो वो भी डायरेक्ट जाएंगे जोन में, लेकिन उसको जाएगी यहाँ से पावर, प्लस यहाँ से जाएगा, माइनस यहाँ से जाएगा, ठीक है।
इस तरीके का जोन की वायरिंग होती है, अलग अलग जोन पीसीबीज पे, अलग अलग पीसीबीज पे अलग अलग जोन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, फिर अभी मैं आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशंस में दिखाता हूं कि किस तरीके से ये इंस्टॉल्ड होता है। जैसे कि अभी मेरे पास एक सेंसर है जिसको मैं 4 पोर्ट से मॉनिटर करना चाहता हूं। तो पहले तो मैं उसको पॉजिटिव दूंगा, फिर मैं यहाँ से उसको नेगेटिव दूंगा, नेगेटिव 12 वोल्ट माइनस से, और मैं अलार्म के 2 टर्मिनल डाल दूंगा ए में, और टेम्पर के 2 टर्मिनल डाल दूंगा टी में। और मैं उसकी जो वायरिंग टाइप है, आपको रिमेंबर हो मैंने बताया था क्या करना है हमें, वायरिंग टाइप। तो मैं उसकी वायरिंग टाइप क्या सेट करूंगा, यहाँ पे मैं उसकी वायरिंग टाइप सेट करूंगा एज अ नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन नहीं करूंगा, मैं करूंगा डबल पोल। क्या वायरिंग टाइप सेट करूंगा मैं, डबल पोल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में अगर सेंसर जो कि अलार्म और टेम्पर हमें दोनों पे मॉनिटर करने हैं एक ही टर्मिनल पे, तो हम क्या करेंगे, तभी भी हम डबल पोल यूज कर सकते हैं। अलार्म का ए पोर्ट ए में जाएगा, टी का पोर्ट टी में जाएगा, और ये जो दो बीच में जो पोर्ट है इनको हम रजिस्टर से शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम उसको डबल पोल वायरिंग भी कर सकते हैं। बट सिंपल वे ये है कि अलार्म के 2 पोर्ट अलार्म में, टेम्पर के 2 पोर्ट टेम्पर में, और उसको डबल पोल बना दीजिए। तो ये सिंपल वे है करने का। ठीक है, और 48 पैनल या 88 पैनल या 168 पैनल होगा तो आपको उसके ऊपर 4 टर्मिनल का जोन पोर्ट मिलेगा। लेकिन इलीट 24 का पैनल है या इलीट 64W है तो उस पर आपको 2 टर्मिनल का ही जोन पोर्ट मिलेगा, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डबल पोल एंड ऑफ लाइन कैसे करना है। मतलब समझ लीजिए कि आपके पास एक सेंसर है, उसी सेंसर के, मोशन सेंसर के अंदर आपको 2 ही वायर है, उसके अंदर 2 पावर के और 2 डेटा के। अब जो 2 डेटा के वायर है, उस 2 डेटा के वायर के ऊपर ही आपको उसका अलार्म भी मॉनिटर करना है और टेम्पर भी मॉनिटर करना है, और एक ही जोन पे करना है। तो उस कंडीशन में आप कैसे कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आपको 2 अलग अलग रजिस्टर लेने पड़ते हैं। एक होता है 4K7 और एक होता है 2K2। तो आपका 4K7 और 2K7 इस तरीके से आपके मोशन सेंसर में लगेगा। 2K2 मोशन सेंसर के अंदर अलार्म पोर्ट जो भी होगा उसके अंदर आपका वो शॉर्ट कंडीशन में लगेगा जो कि टेम्पर मॉनिटर करेगा। और जो 4K7 है वो आपके सीरीज कनेक्शन में लगेगा, जो कि आपका अलार्म मॉनिटर करेगा। 4K7 अलार्म पोर्ट पे लगेगा और 2K2 आपके पैरेलल कंडीशंस में लगेगा जोन पे। जैसे कि 2K2 ये शॉर्ट करेगा दोनों को, और 4K इस वायर में पैरेलल सीरीज में लगेगा। तो इस कंडीशन में सर्किट क्या, अलार्म जोन टर्मिनल जो है वो क्या मॉनिटर करेगा, अगर वायर कट हो जाती है तो वो आपको टेम्पर देगा, अगर जोन को डिटेक्ट करता है तो वो अलार्म देगा। तो ये एक ही सिंगल पेयर में आप 2 कंडीशंस मॉनिटर कर रहे हो, अलार्म की भी और टेम्पर की भी। तो इसे हम बोलते हैं डबल यूएल। डबल यूएल एंड ऑफ लाइन रजिस्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि जोन मेरा नॉर्मल अगर सिक्योर है तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 2K2। अगर मेरा जोन एक्टिव हो जाता है तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 2+4 = 6K, राइट। और अगर जोन टेम्पर में जाता है, ओपन हो जाता है, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे 0 वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या है, टेम्पर है। तो इस तरीके से अलार्म कंडीशन मॉनिटर करता है कंट्रोल पैनल। इसीलिए हम 2 अलग अलग वैल्यूज के रजिस्टर अगर यूज करते हैं, जो कि 4K7 और 2K2 होनी चाहिए, तो हमें पैनल पे 2 ही वायर में दोनों भी कंडीशन मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये है डबल पोल एंड ऑफ लाइन रजिस्टर्स की सर्किट। नाउ लेट्स मूव अगेन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपकी अभी वायरिंग कंप्लीट है कि वायरिंग कैसे करनी है, कौन से वायर्स यूज करने हैं, पावर डिवाइस के लिए कौन सी करनी है, नॉन पावर डिवाइस के लिए वायरिंग कैसी करनी है, उसको जोन के अंदर कैसे लगाना है, मतलब पैनल के अंदर उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा। प्लस हमने ये देखा कि सेंसर के अंदर उसका कनेक्शन कैसे होगा। अब हम ये सारी चीजें करने के बाद प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे ये देखेंगे। जैसे मैंने प्रोग्रामिंग में आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है, जोन टाइप, उसका वायरिंग टाइप क्या होता है, कौन से एरिया में वो कनेक्ट होगा या सिलेक्ट होगा, और जोन का टेक क्या होगा।
ठीक है। लेकिन आप अब यही चीज हम थ्रू द विंटेक्स देखते हैं। तो मैं आपके लिए विंटेक्स ओपन करता हूं सामने, और विंटेक्स थ्रू हम देखते हैं कि कैसे ये किया जाता है। तो विंटेक्स में फर्स्टली हम एक पैनल प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है ये हमने लास्ट सेशन में देखा। उसको यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम जाएंगे जोन में। जैसे ही कनेक्ट कर दोगे ये स्टेटस आपका ऑनलाइन रेडी हो जाएगा। आप जैसे कनेक्ट करोगे आप चले जाओगे जोन के अंदर। ठीक है। जैसे आप जोन के अंदर चले जाओगे तो आपको पहले तो जोन सिलेक्ट करना है कि कौन सा ये जोन है, राइट। तो आपको जोन सिलेक्ट करके उसका टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स है, बट कॉमनली यूज होने वाले टाइप्स है एंट्री एग्जिट। एंट्री एग्जिट का मीनिंग ये है कि आप जिस भी डोर से एंट्री करोगे या एग्जिट करोगे, क्योंकि आपका कीपैड कंट्रोल पैनल अंदर है प्रीमाइसेस की, आप उस पे ही पासवर्ड डाल के सिस्टम को आर्म करोगे, डिजार्म करोगे। आर्म करोगे मतलब आप सिस्टम को एक्टिवेट करोगे, डिजार्म का मतलब आप सिस्टम को डीएक्टिवेट करोगे। तो आर्म आप जब प्रीमाइसेस के अंदर हो तभी करोगे, और फिर बाहर जाओगे। तो आप बाहर किसी एक गेट से जाओगे, उस गेट पे आप कोई ना कोई सेंसर लगाओगे, मे बी एंट्री एग्जिट डोर लगाओगे, डोर सेंसर लगाओगे या शटर सेंसर लगाओगे। तो उस सेंसर को आपको एंट्री एग्जिट देना है, क्योंकि आप उसी सेंसर से एंट्री करोगे और उसी सेंसर से आप बाहर भी जाओगे। और वो सेंसर डिले मोड में काम करना चाहिए। अगर वो सेंसर डिले मोड में काम नहीं कर रहा है, अगर वो पर्टिकुलर सेंसर डिले मोड में, तो आप जब भी उस सेंसर को खोलोगे तुरंत अलार्म बज जाएगा, राइट। इसीलिए आपको उसको एंट्री एग्जिट में रखना है, राइट। एंट्री एग्जिट में उसमें रखने के बाद आप उसका वायरिंग टाइप सेट करोगे, नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन है, या जैसे मैंने बताया था डबल पोल ईएल है, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज के रजिस्टर आप यूज कर रहे हो, या पैनल के अंदर ही अलार्म और टेम्पर के दो, सॉरी सेंसर के अंदर ही अलार्म और टेम्पर के आपको दो पोर्ट मिल रहे हैं, तो फिर आप डबल पोल ईएल सिलेक्ट कर सकते हो। इस कंडीशन में मैं नॉर्मली क्लोज सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। मैं एक जोन को टेक्स्ट देता हूँ कि मेन डोर, राइट। तो मैंने मेन डोर दे दिया या फ्रंट डोर दे दिया, जो भी नाम है, और फिर मैं उसके एट्रीब्यूट सेट करूंगा। लेकिन आप इस कंडीशन में मैं एट्रीब्यूट सेट करने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं जैसे जोन टाइप सेट करता हूँ तो मेरे एट्रीब्यूट्स एनीवेज अपने आप चेंज हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में मैं एट्रीब्यूट चेंज करने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस जोन टाइप सेलेक्ट करूंगा। एट्रीब्यूट में दो चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ती है। कॉमनली हमें दो ही चीजें जो ऐसी है जो हम मोस्टली यूज कर सकते हैं, वो है एट्रीब्यूट 2 में डबल नॉक या बीम पेयर। अब डबल नॉक और बीम पेयर का मतलब क्या है? डबल नॉक मतलब कि अगर सेंसर ने कुछ चीजें दो बार डिटेक्ट की तभी वो अलार्म करेगा। ये उसके अंदर एट्रीब्यूट क्यों डाला गया है? ये एट्रीब्यूट का फायदा क्या है? फॉल्स अलार्म रोकने के लिए। समझ लीजिए कि कोई मोशन सेंसर है और वो मोशन सेंसर डिटेक्ट करता है और अलार्म देता है, और हमने उसको बोला कि तू डबल नॉक करेगा अभी। तो वो डबल नॉक में एग्जैक्टली ये करेगा कि जब भी वो मोशन सेंसर कुछ चीजों को दो बार डिटेक्ट करेगा विद इन गिवन टाइम, जो एक उसका स्पेसिफिक टाइम सेट करेंगे, उसके अंदर अगर वो चीजों को दो बार डिटेक्ट करता है तभी वो अलार्म देगा। लेकिन गलती से भी कभी आप डबल नॉक डोर कॉन्टैक्ट को मत कीजिए, क्योंकि डोर कोई, समझ लीजिए कोई रॉबर आ रहा है या कोई आ रहा है, वो डोर को ओपन करेगा फिर क्लोज करेगा और फिर ओपन करेगा, ये जरूरी नहीं है। वो डोर को ओपन भी रख सकता है। तो डोर कॉन्टैक्ट को डबल नॉक मत दीजिए, या पैनिक बटन को भी डबल नॉक मत दीजिए। पैनिक बटन को किसी को दो बार प्रेस नहीं करेगा इमरजेंसी कंडीशन में, राइट। प्रेस करके रिलीज किया फिर से प्रेस कर दिया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको डबल नॉक ये फीचर थोड़ा वाइजली यूज करना है कि आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। तो डबल नॉक फीचर मोस्टली हम बताते हैं कि उसको आप मोशन सेंसर के लिए ही यूज कीजिए, या जहाँ पे भी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है उस कंडीशन में ही यूज कीजिए। ठीक है। तो ये डबल नॉक का फीचर है, आप यूज कर सकते हो किसी भी सेंसर के लिए। प्लस ये सेकंड जो एट्रीब्यूट है वो है बीम पेयर। तो बीम पेयर का मतलब क्या है? समझ लीजिए मैंने सेट कर दिया कि जोन नंबर 1 और ये मेरा जोन नंबर 2 है। ठीक है। तो ये जोन नंबर 2 को भी मैंने नॉर्मली क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको भी मेन डोर नाम दिया है, इसको डाल दिया बीम पेयर में, और सेकंड सेंसर को भी डाल दिया बीम पेयर में, और इसको बोला मैंने मेन डोर 2। ठीक है। तो बीम पेयर में ये होने की वजह से ये दोनों सेंसर क्या करेंगे, जब ये सेंसर खुलेगा या ये सेंसर को डिटेक्ट करेगा और सेम टाइम अगर दूसरे सेंसर ने भी कुछ डिटेक्ट किया तभी वो अलार्म देगा। मतलब दो सेंसर जब एक साथ कुछ डिटेक्ट करेंगे,
या गिवन टाइम पे इसने कुछ डिटेक्ट किया और विद इन अ सेकेंड, जो भी टाइम हम सेट करेंगे 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड, दूसरे सेंसर ने भी कुछ डिटेक्ट किया तभी वो अलार्म देगा, तो दैट्स कॉल्ड बीम पेयर। तो ये दो एट्रीब्यूट्स सिस्टम में डाले गए हैं या सिस्टम में है जो कि आपको फॉल्स अलार्म कम करने के लिए, फॉल्स अलार्म रिड्यूस करने के लिए, सिस्टम को और रिलायबल और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये दो एट्रीब्यूट्स दिए गए। इसके अलावा दूसरे कोई भी एट्रीब्यूट्स आपको एडिट करने की एज सच जरूरत नहीं है, until and unless you are doing some intense programming या फिर आप बहुत डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग या रिक्वायरमेंट जबकि क्लाइंट के आते हैं, आप हमसे कंसल्ट करके ये प्रोग्रामिंग बाकी कर सकते हो। लेकिन एज सच जोन टाइप, एरिया, जोन वायरिंग और उसका टेक्स्ट और ये जो 2 ऑप्शन मैंने बताया, इसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यू हैव क्लियर विद द जोन टॉपिक कि जोन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको अलग अलग जोन टाइप्स बता देता हूं पहले, सो दैट यू विल बी क्लियर कि क्या होता है। तो कॉमनली यूज होने वाले 3 फीचर्स हैं जो कि आपको जोन टाइप में सेट करने होते हैं। एक होता है डिले, सेकंड होता है इंस्टेंट और थर्ड होता है 24/7। डिले का मतलब जब आप एंट्री एग्जिट करोगे, आप पासवर्ड डाल के बाहर जाओगे तभी भी आपको बाहर जाने के लिए, एग्जिट के लिए टाइम देगा पर्टिकुलर सेंसर, या जब भी आप इंटर करोगे प्रीमाइसेस के अंदर खोलने के बाद तभी भी आपको पासवर्ड डालने के लिए वो एक टाइम देगा। तो दैट इज कॉल्ड एंट्री एग्जिट। सेकंड टाइप होता है गार्ड, कि जब भी आपका सिस्टम आर्म है मतलब एक्टिवेट है और उसके सामने कुछ मूवमेंट हो रही है या उस सेंसर को तुरंत किसी ने खोल दिया या उस सेंसर ने वाइब्रेशन डिटेक्ट किया तो वो तुरंत अलार्म देगा, हिल नॉट गिव यू अ डिले टाइम। तो दैट इज डिले, आर्म कंडीशन पे डिपेंड होता है वो। और एक थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप है वो है पीरियोडिएबल। पीरियोडिएबल का मीनिंग है 24/7, मतलब आपका सिस्टम एक्टिवेट है या नहीं है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, जब भी उसके सामने कुछ डिटेक्शन होगा या कोई भी उसको प्रेस करेगा तो ये डिटेक्ट करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से डिवाइसेस को कॉमनली कौन सा टाइप दिया जाता है। तो नॉर्मली जो एंट्री एग्जिट के डोर्स होते हैं उसको हम एंट्री एग्जिट देते हैं, शटर को एंट्री एग्जिट देते हैं। जो मोशन सेंसर होते हैं या अंदर के वाइब्रेशन सेंसर्स होते हैं या फिर ग्लास ब्रेक डिटेक्टर्स होते हैं उनको हम गार्ड देते हैं। और जो पैनिक बटन होते हैं या 24/7 चलने वाले कुछ पैनिक इमरजेंसी बटन होते हैं, मेडिकल बटन होते हैं, उनको हम टाइप देते हैं पीरियोडिबल। क्लियर है? तो इस तरीके से आप हर एक जोन को एक एक टाइप दे सकते हो। फिर आप उसका एरिया सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से एरिया में वो रहना चाहिए, फिर आप उसकी वायरिंग टाइप सिलेक्ट करते हो और फिर आप उसका जोन का टेक्स्ट देते हो। और ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या होता है, करना होता है सेंड अपडेट करना होता है, क्योंकि आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो ये सॉफ्टवेयर के अंदर है, आपको ये पैनल को सेंड भी करना होता है। तो आप क्या करते हो, सेंड अपडेट करते हो। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना भूल गया कि जब भी आप पैनल को कुछ भी प्रोग्रामिंग करने से पहले जब आप कनेक्ट करते हो, तो कनेक्ट करने के बाद जब ये ऑनलाइन रेडी हो जाता है तो पहला काम आपको करना होता है कि आपको पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग जो पैनल की है वो सॉफ्टवेयर पे रिसीव करनी होती है। सॉफ्टवेयर पे क्या करनी होती है, रिसीव करनी होती है। और रिसीव करने के बाद जब भी आप कुछ भी चेंजेस करोगे वो फिर आपको सेंड करने होते हैं। आप ऐसे नहीं करोगे कि प्रोग्रामिंग कर दी और मैं डायरेक्ट सेंड कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, जो भी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर है वो चली जाएगी। तो ऑलवेज आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग पहले रिसीव करनी है, फिर जो भी चेंजेस आप एडिट करना चाहते हो या जो भी प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हो वो करोगे और फिर आके आप क्या करोगे, सेंड करोगे। क्लियर है ये? Marish, I think we need to break for a minute so that they can ask the question if they have, because we all already covered the much of a topics. Yeah, I've just modified. So, people can ask, unmute themselves and ask any questions if they have on whatever we covered so far. आपको कुछ भी डाउट है आप प्लीज पूछ सकते हो मुझे, अभी तक जो भी हमने कवर किया है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ अमोल सर, एक प्रोग्रामिंग करने के पहले रिसीव करने का, यस, और प्रोग्रामिंग होने के बाद सेंड करने का। प्रोग्रामिंग देखिए, रिसीव करने के लिए आप सारी प्रोग्रामिंग रिसीव करोगे, जोन, एरिया, ग्लोबल जितनी भी पैनल के अंदर है वो सारी रिसीव करोगे। फिर आप एक एक चीजें चेंज करके उसको सेंड अपडेट करोगे, क्योंकि आप अपडेट कर रहे हो ना। हाँ, मैंने ये सारी 2 चीजें चेंज की, ये लो सेंड अपडेट। फिर मैंने एरिया में गया, कुछ चीजें चेंज की, ये लो सेंड अपडेट। ऐसे आप एक चीजें भी कर सकते हो, या फिर सारी प्रोग्रामिंग होने के बाद आप यहाँ से सेंड प्रोग्रामिंग डेटा भी पूरा कर सकते हो। ओके, ठीक है। अमोल सर, एक बार ये डबल नॉक और बीम पेयर का वापस बताइए ना थोड़ा। हाँ ठीक है, मैं फिर से कवर करता हूँ।
वो कवर करता हूँ। एक बार ये क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट हो जाए, मैं फिर से कवर करता हूँ उसको डबल नॉक और बीम पे। मेरा भी है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन मेरा भी है। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कोई टायर वगैरह का इनका वेयर हाउस होता है ना, उनके बाहर अपना पैनल, सपोज कीजिए उसने शटर ओपन किया, रात में सपोज कोई इंसिडेंट हुआ, उसने शटर ओपन किया और हम उसमें डिले नहीं देना चाहते, हम तो इंस्टेंट चाहते हैं, एकदम इंस्टेंट। तो हम उसका सबका प्रॉपर्टी जो गार्ड ही सिलेक्ट कर ले, चाहे मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट या कुछ भी, क्योंकि हमें इंस्टेंट चाहिए एकदम। हाँ तो आप गार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। मैं बिहेवियर बता रहा हूँ, मैं कुछ स्पेसिफिक जोन्स को स्पेसिफिक टाइप देना है, ये कंपल्शन नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं बोल रहा हूँ कि मेनली डोर को क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप डोर से एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, लेकिन ऐसे कुछ डोर हो सकते हैं कि जो खुलेंगे ही नहीं। आपका मेन डोर अलग ही जगह पे है जहाँ से आप एंट्री एग्जिट करोगे, वो बस इमरजेंसी के लिए खुलेगा, या फिर वो जब लोडिंग अनलोडिंग, जैसे आपने वेयर हाउस का एग्जांपल दिया, तभी होगा। तो उस टाइम में आपको गार्ड ही देना है। और वो जैसे खुद अगर कस्टमर खुद खोलना चाहेगा तो पहले बिफोर ऐप से या कैसे भी डिसआर्म करके फिर अंदर एंटर करेगा। यस यस। आपके कंपनी का नाम क्या है? हेलो। CS एंटरप्राइजेस। हेलो 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 बोलिए। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, थर्ड पार्टी साउंडर के लिए वो पावर ऑक्स इनपुट से लेंगे क्या? नहीं, वो मैं बताता हूँ। थर्ड पार्टी साउंडर, जब हम साउंडर में जाएंगे ना, तब मैं आपको ये टॉपिक कवर करता हूँ कि साउंडर कैसे ओके इंस्टॉल। तो फिर सिर्फ मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट या डिटेक्टर्स के लिए हम ऑक्स से पावर लेते हैं? हाँ, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, डिटेक्टर्स, जो भी है सेंसर्स है, उसके लिए हम यहाँ से पावर लेते हैं। ठीक है। ऑक्स सिर्फ पावर्ड सेंसर्स के लिए, मैग्नेटिक सेंसर्स नॉन पावर्ड होती है, इसलिए उनको जनरली पावर नहीं चाहिए। सही सर। कुछ मैग्नेटिक प्लस वाइब्रेशन मल्टीफंक्शन डिटेक्टर्स होते हैं, टैक्सीकॉम में भी है मल्टीफंक्शन डिटेक्टर्स होते हैं, जिसको मैं आपके पावर भी देने की जरूरत होती है, जिससे आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट का अलार्म भी मिलता है प्लस वाइब्रेशन भी मिलता है। मल्टीफंक्शन डिटेक्टर को पावर देने की जरूरत है। वही सिस्मिक सेंसर। सिस्मिक सेंसर भी है, कुछ मल्टीफंक्शन और मल्टीफंक्शन डिटेक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट प्लस वाइब्रेशन डिटेक्टर, जो दोनों काम करता है, मैग्नेटिक काम भी वाइब्रेशन का, उसको पावर देने की जरूरत है। ओके। और गार्ड एंड पीए ऑडियो दोनों एक ही तरह वर्क कर सकते हैं? नहीं, गार्ड आर्म डिजाम पे डिपेंड होता है। आप सिस्टम को आर्म करके जाओगे पासवर्ड डाल के, तभी गार्ड सेंसर अगर कोई है तो इंस्टेंट अलार्म देंगे। पीए ऑडिबल 24/7 रहता है। आपका सिस्टम आर्म रहे, डिजाम रहे, कुछ भी कंडीशन में वो अलार्म देगा जब भी वो डिटेक्ट करेगा। तो पीए ऑडिबल इज 24/7। ओके सर, थैंक यू। जनरली पीए ऑडिबल पैनिक बटन्स के लिए देते हैं, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उस टाइम पे पैनल डिजाम में भी हो फिर भी वो अलार्म देना चाहिए, इसलिए वी पुट पैनिक बटन्स इन पैनिक पीए ऑडिबल। Panic buttons can be connected in series? सर इलेक्ट्रॉनिकली टेक्निकली ये पॉसिबल है, आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, बट उसके भी कुछ लिमिटेशंस है, और वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके वायर के क्वालिटी पे, आपके वायर के रेजिस्टेंस पे। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि ये सब कुछ जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रहा है, तो आपका जैसे वायर एक एक दूसरे पे सीरीज कनेक्शन होते जाएगा, हर एक वायर के अंदर भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, प्लस प्लस होते जाएगा। तो जैसे ये ज्यादा सेंसर्स हो जाते हैं, तो ये आपको फॉल्स अलार्म देने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर है तो वो अलग वैल्यू पैनल को देगी, और पैनल फिर फॉल्स अलार्म देने के चांसेस है। इसीलिए हम रेकमेंड नहीं करते कि आप कोई भी डिवाइस सीरीज में कनेक्ट करें। बट यस, पैनिक बटन आर द डिवाइसेस विच इज नॉन पावर्ड, और वो थोड़ा कम डिपेंड करता है कि आप इतने डिस्टेंस पे लगा रहे हो, बट आप सीरीज में कर सकते हो टेक्निकली, बट इलेक्ट्रॉनिकली वो प्रॉब्लम दे भी सकता है आपको अगर आप ज्यादा सेंसर लगा रहे हो। सेम विद द ऑल सेंसर। Thank you. हेलो हाँ बोलिए सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। सर ईओएल के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए थी। जैसे 5 सेंसर लगाते हैं, 4 के 7 की जगह 1 के अगर लगा दिए तो सीरीज में आ जाएंगे। 4 के 7 और 2 के 2 ये पैनल की रिकमेंडेड वैल्यू है, क्योंकि वो पैनल को उतनी वैल्यू चाहिए। अब तो उसमें एक ही सेंसर लगेगा फिर तो? नहीं, हाँ एक ही सेंसर लगेगा, बट आप सीरीज में कौन सा सेंसर की बात कर रहे हो वो पहले बताइए आप। जैसे मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है, तो उसमें मैं चार मैग्नेटिक या 5 मैग्नेटिक एक सीरीज में लगाना चाहता हूँ एक जोन पे।
हाँ, तो मैंने अभी सर वही बताया कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट हम रेकमेंड क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस वैल्यू अगर बढ़ते जाएगी तो पैनल को उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगी नहीं। नो, ठीक है, वो आप डिपेंड अगर करता है अलार्म आपकी वायर यूज पे, वायरिंग थिकनेस यूज ऑफ पे वायर भी और प्लस डिस्टेंस। रजिस्टर की वैल्यू भी ऐड कर ही रहे हो ना सर आप। तो अगर 2 के 4 आपने एक साथ लगा दिए तो उसकी नो वैल्यू नो क्या नो नो, बनेगी? नहीं सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जैसे मैंने 3 मैग्नेटिक सेंसर लगा दिए, ठीक है, और तीनों तीनों के साथ 1 के लगाकर एंड पे 2 लगा दिया। ये टोटल 4 के 7 प्लस 2 यूएल बन गया मेरा। और जो सी वायर की थिकनेस इतनी ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, मे बी ये ठीक है 10 ओम ठीक है। और 20 ओम। तो ये क्या काम कर सकता है? सर काम नहीं करेगा ये, उसका रीजन मैं अच्छा बताता हूँ आपको। वो काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जी, पैनल को जो वैल्यू चाहिए वो 2 है, बट वो एक राइट कंडीशन पे चाहिए। तो आपको वर्क करने के लिए सारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट एक साथ खोलने पड़ेंगे और एक साथ बंद करने राइट, पड़ेंगे, तभी वो 2 दे ओके। पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हाँ, दे पाएगा। तो इसका आपको पहले मतलब तो ये 4 देखना के, है, आपको पहले अच्छा सर ये देखना है कि आपको जो डिवाइस आप लगा रहे हो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, वो 2 जी, वायर के अंदर ही सीरीज कनेक्शन में आपको अलार्म और राइट टेम्पर दोनों मॉनिटर करने हैं या नहीं करने हैं। अगर जी करने हैं तो आप उसकी वैल्यू जो है वो एंड के रजिस्टर में 2 डालिए और वायरिंग ऐसे जी बनाइए कि वो एंड के रजिस्टर से पता चले। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो जी जी थोड़ा सा जी। कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है इन इलेक्ट्रॉनिकली। आप उसको हम्म, आइदर अलार्म मॉनिटर कीजिए एक जोन पे और एक जोन पे टेम्पर मॉनिटर कीजिए। अगर आप 5 या 6 सेंसर यूज कर रहे हो तो आपको एंड ऑफ लाइन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्किट सिंपल बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं जी बनेगा। जी और जी जितना जी, आप इलेक्ट्रॉनिक को सिंपल रखोगे उतने आपको इंट्रूजन में फॉल्स अलार्म आने के चांसेस कम होंगे। तो राइट, बेटर है कि आप करेक्ट, उसको अलार्म अलग मॉनिटर कीजिए, टेम्पर अलग मॉनिटर कीजिए, 2 जोन जी यूज कीजिए। चाहिए तो 4 सेंसर यूज कीजिए, बट 4 से ज्यादा ये सेंसर आप यूज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो फिर से मैंने जैसे बताया था फॉल्स अलार्म आने के चांसेस है। ओके, जी, ओके सर, थैंक्स हम सेशन को फिर से शुरू करते हैं। आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मैं एक चीज प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी आप आपका क्वेश्चन पूछ रहे हो प्लीज आपका नाम और कंपनी का नाम बता दीजिए और फिर क्वेश्चन पूछिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट इट नोट कि हाँ कौन से कंपनी से मुझे किसने क्या क्वेश्चन पूछा। वो बेटर होता है मुझे अंडरस्टैंड करना। प्लीज आपका नाम लीजिए सो दैट आई कैन रिलेट यू ऑन पर्सनल लेवल कि हाँ इन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आफ्टर दिस कॉल ऑल्सो वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट। तो आप मुझे नाम पता होगा तो बेटर होगा। ठीक है, मैरिश कैन वी स्टार्ट? Yes, Anmol, start. ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एरिया प्रोग्रामिंग। तो एरिया प्रोग्रामिंग में हमें 3 चीजें देखनी होती हैं कि जो भी एरिया हम बना रहे हैं, ए बी सी डी, जो भी अलग अलग पैनल्स पे अलग अलग कैपेसिटीज हैं एरियाज की, कि इतने एरियाज, एरिया इज इक्वल टू पार्टीशन। आई विल नॉट रिपीट अगेन बिकॉज मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ वो एरिया ही यूज करूंगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि हाँ एरिया का मतलब पार्टीशन ही होता है। तो टाइप्स ऑफ आर्मिंग का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर जो एरिया बना रहे हो उसको किस तरीके से आर्म करोगे, मतलब आम होने की जो कंडीशन है। जैसे मैंने कीपैड पे पासवर्ड डाला और मैं पासवर्ड डाल के बाहर निकलूं, तो पासवर्ड डालने से बाहर निकलने तक, डोर बंद करने तक जो भी मुझे टाइम मिलेगा तो उसे मैं बोलूंगा टाइम एग्जिट। तो आप देख सकते हो 3 नंबर पे एक जोन आर्मिंग टाइप है टाइम एग्जिट, या फिर एंट्री एग्जिट। अगर मैंने कीपैड पे पासवर्ड डाला और कोई भी एंट्री एग्जिट का जो डोर है उसे मैंने खोल दिया या बंद कर उसे मैंने बंद कर लिया तो मेरा सिस्टम आर्म हो जाएगा। ये एक आर्मिंग के मोड्स है, आर्मिंग के टाइप है किस तरीके। इंस्टेंट आर्मिंग भी है। तो मेनली जो यूज होता है मैं उसके बारे में बता देता हूं, वो है टाइम एग्जिट। बाकी के जो जोन आर्मिंग टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ आर्मिंग है, वो नहीं यूज होते हैं इतने, बट वो यूज भी आप कर सकते हो, इसमें ऑप्शंस दिए गए। बट मोस्ट कॉमनली जो टाइप यूज होता है वो है आर्मिंग, वो जो होता है वो है टाइम एग्जिट। टाइम एग्जिट पे आपका सिस्टम आर्म और डिजार्म जो होता है, मतलब आप पासवर्ड डालोगे 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा, 30 सेकेंड्स के अंदर आपको बाहर जाना है, डोर को क्लोज करना है और आपका सिस्टम आर्म हो जाएगा। अगर आप फेल हो गए 30 सेकेंड्स के अंदर बाहर जाके
सिस्टम डोर को क्लोज करने या फिर जो भी सेंसर से आप एंट्री या एग्जिट करने वाले उसे फेल हो गए उस टाइम में क्लोज करने में, तो आपका सिस्टम आर्म नहीं होगा, आर्म फेल आएगा। इसलिए आपको वाइजली चूज करना है कि आपको पासवर्ड डालने के बाद शटर सेंसर अगर रोलिंग शटर है तो वो कितना टाइम लगता है नीचे आने में, या अगर आपको पुल डाउन करना है तो कितना टाइम लगता है, तो वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके क्लाइंट से पूछ के ही उसका टाइम देना है। तो दैट इज कॉल्ड टाइम आर्मिंग, टाइम एग्जिट आर्मिंग मोड, राइट। फिर उसके बाद आपको एरियाज टाइमर्स के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी होती है, जैसे कि आपका एंट्री एग्जिट का टाइम क्या होगा, सॉरी एंट्री का टाइम क्या होगा, एग्जिट का टाइम क्या होगा, ये सारी चीजें आपको सेट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एरिया को टेक्स्ट देना होता है, जैसे कि आपने एरिया ए रखा है तो एरिया ए आपका इंटरनल है तो आप उसको दोगे होम इंटरनल, या एरिया बी आपका आउटसाइड है तो आप उसको नाम दे सकते हो एरिया को कि होम आउटसाइड एरिया, ऐसे जो भी है आप उसको नाम दे सकते हो। तो ये एरिया के अंदर हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। और एक डिफॉल्ट एरिया प्रोग्रामिंग भी है जो कि आपको करनी होती है, जो कि पूरी की तरह मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग, क्या ऑप्शंस आपको करने हैं, इस तरीके से करने हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू एरिया प्रोग्रामिंग। मैं आपको एरिया प्रोग्रामिंग में लेके जाता हूँ कि एरिया प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है। फर्स्टली जैसे मैंने बताया था, एरिया में आना है, आपको वो पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना है कौन सा एरिया है, और उसका आर्मिंग मोड डिसाइड करना है, कौन सा आर्मिंग मोड आपको चाहिए, टाइम एग्जिट। फिर एरिया बी में भी जाओगे आप, आर्मिंग मोड डिसाइड करोगे उसका टाइम एग्जिट, उसको एक नाम दोगे, ये मेरा एक उसका नाम हो गया, राइट। इसको मैंने इनसाइड होम दे दिया, इसको मैंने आउटसाइड होम दे दिया, दो एरियाज बनाए। फिर मैं जाऊंगा एग्जिट डिले टाइम्स में कि मेरा क्या एग्जिट डिले, बाहर जाने का टाइम क्या होगा, मुझे लगते हैं 45 सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे 45 सेकेंड्स डालूंगा। अंदर आने के लिए मुझे लगते हैं टाइम 90 सेकेंड्स, क्योंकि मैं शटर को ऊपर करना थोड़ा टाइम लगता है मुझे, तो मैं एंट्री करने के लिए 90 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, या 60 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, तो मैं यहाँ पे 60 डालूंगा। तो ये मेरा हो गया एरिया टेक्स्ट, एरिया आर्मिंग मोड और टाइम। तो ये ऑप्शंस मुझे तीनों सिलेक्ट करने, और ये जैसे ही हो जाता है मुझे फिर से सेंड अपडेट करना है, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर मैं जो आपको बता रहा हूँ ये डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग हमें करनी होती है। 11 नंबर और 13 नंबर ABCD बाय डिफॉल्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होता है, जब आप प्रोग्रामिंग करने आओगे 11 नंबर को हटाना है पूरी तरीके से, 13 नंबर को भी पूरी तरीके से हटाना है। 11 नंबर और 30 नंबर ब्लैंक होना चाहिए। मैं बाकी की प्रोग्रामिंग नहीं बता रहा हूँ आपको, जो चेंजेस करने उतने ही बता रहा हूँ मैं। 11 नंबर और 30 नंबर को आपको ब्लैंक करना है। उसके बाद में 15 नंबर से लेके या 14 नंबर से लेके 21 नंबर तक सबको ABCD होना चाहिए। 14 से लेके 21 तक सबको ABCD होना चाहिए। 14 से लेके 21 तक सबको ABCD होना चाहिए। ये डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये आपको बाय डिफॉल्ट करनी ही करनी है, ठीक है। क्या क्या करना है आपको, फर्स्टली एरिया सिलेक्ट करना है, उसका आर्मिंग मोड सिलेक्ट करना है। बहुत जगह पे एक ही मिस्टेक करते हैं लोग कि जब सिस्टम को प्रोग्राम कर देते हैं, सिस्टम को आर्म करने जाते हैं, आर्म करने के बाद, एक्सक्यूज मी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, तो जब आप एरिया को प्रोग्राम करते हो तो मोस्ट ऑफ द साइड पे जो मैंने देखा है वो आर्मिंग मोड को टाइम एग्जिट ही रखते, एंट्री एग्जिट ही रखते हैं, जिस वजह से सिस्टम आर्म ही नहीं हो पाता। और फिर वो परेशान हो जाते हैं कि यार सिस्टम को आर्म कैसे किए करे, आर्म कैसे करे। लेकिन मेन है कि उसको टाइम एग्जिट में रखें। टाइम एग्जिट का मतलब है टाइम खत्म सिस्टम आर्म। अगर टाइम खत्म होने तक आपने सिस्टम के सारे सेंसर क्लोज नहीं किए तो आर्म फेल हो जाएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको टाइम एग्जिट में रखें। टाइम एग्जिट में नहीं रखोगे तो सिस्टम आर्म नहीं हो पाएगा जब तक कि आप एंट्री एग्जिट का डोर क्लोज नहीं करते। ये अलग अलग मोड्स अलग अलग जगह पे यूज करने के लिए दिया गया, लेकिन मोस्ट कॉमनली टाइम एग्जिट ही सिलेक्ट करना। तो ये होगी हमारी एरिया की प्रोग्रामिंग। एरिया में हमें इतनी ही प्रोग्रामिंग करनी होती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अ ग्लोबल। ग्लोबल में हमें क्या प्रोग्रामिंग करनी होती है। ग्लोबल में भी हमें कुछ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि सेट किए गए हैं, हमने वही करने हैं। टाइमर्स में भी आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। सिस्टम टेक्स्ट या कंट्रोल टाइमर्स में अगर आपको सिस्टम को शेड्यूल आर्मिंग मतलब देनी है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे सिस्टम आर्म हो जाए, डिजार्म हो जाए, तो कंट्रोल टाइमर्स में आपको वो सेटिंग करनी होती है, ठीक है। सिस्टम टेक्स्ट जो है
उसमें आप बैनर मैसेज दे सकते हो कि नॉर्मल जब कंडीशन चल रही होगी सिस्टम पे तो कीपैड पे क्या मैसेज डिस्प्ले हो, जैसे आपके कंपनी का नाम आप डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर आप क्लाइंट का नाम मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हो, या कोई आप कमर्शियल साइट पे या ऑफिस पे अगर आप काम कर रहे हो तो उसका ऑफिस का नाम जो भी XYZ नाम हो, XYZ सिस्टम लिमिटेड, तो वो वहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेक्स्ट वहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हो। और कुछ हार्डवेयर मॉनिटरिंग ऑप्शंस है जो कि आपको प्रोग्राम करने होते हैं, वो हम देखेंगे ग्लोबल में। ये सारे डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में आते हैं। कोई भी पैनल आप प्रोग्राम कर रहे हो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। तो लेट्स मूव टू अ ग्लोबल अगेन। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लोबल। ग्लोबल में फर्स्ट ऑप्शन जो टाइमर्स है, इस पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बीम पेयर का जो टाइम है ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, या डबल नॉक का जो टाइम है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि कुछ चेंजेस मत कीजिए, जो जैसे है वैसे ही रखिए, आपकी प्रोग्रामिंग सही रहेगी। क्योंकि इसको जो प्रोग्राम किया गया ये कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ही किया गया है, तो इसमें चेंजेस करने की एज सच ऐसी ज़रूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कभी ज़रूरत पड़ी तो ही चेंज कीजिए, ठीक है। मुझे क्वेश्चन पूछा गया है डबल नॉक और बीम पेयर, मैं रिपीट करता हूँ ये सेशन होने के बाद। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में हमें 34 नंबर जो इनेबल होता है उसको डिसेबल करना होता है, 53 नंबर जो इनेबल होता है उसे डिसेबल करना होता है। 34 53 को डिसेबल करना है और 31 नंबर को इनेबल करना है। डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में 34 को डिसेबल, 53 को डिसेबल, 53 डिसेबल करोगे तो ऊपर के सारे ऑप्शंस डिसेबल हो जाते हैं, और 31 को इनेबल करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कंट्रोल टाइमर्स। कंट्रोल टाइमर्स में हमें क्या करना होता है, मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि क्या क्या डिसेबल करना है क्या क्या इनेबल, तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो या इस प्रेजेंटेशन में भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं कंट्रोल टाइमर्स में। अभी कंट्रोल टाइमर्स के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि सिस्टम को आर्म कैसे करेंगे और डिसआर्म कैसे करेंगे। तो इससे पहले कंट्रोल टाइमर में आप जो भी टाइमिंग दोगे उससे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एरिया है जिसको आपको शेड्यूल करना है, एरिया ए को करना है या एरिया बी को करना है, कौन से एरिया को आपको शेड्यूल में आर्मिंग करना है या शेड्यूल में डिसआर्मिंग करना है। लेट्स से मुझे एरिया बी करना है, लेट्स से एरिया बी जो मेरे घर के बाहर का एरिया है उसे मुझे बताना है कि भाई सुबह 8 बजे तो डिसआर्म हो जा और शाम को 10 बजे तो एक्टिवेट हो जा, ठीक है। तो मैं उसे बोलूंगा एरिया बी प्लीज फॉलो दिस कंट्रोल टाइमर 1, और डिसआर्म करने के लिए भी कंट्रोल टाइमर 1 फॉलो कर। मतलब मैंने इसको बता दिया कि भाई तुझे कंट्रोल टाइमर 1 फॉलो करना है आर्म के लिए और कंट्रोल टाइमर 1 डिसआर्म के लिए फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन इसका टाइमिंग कहाँ पे सेट करोगे आप, टाइमिंग कहाँ पे सेट करोगे आप इसका, तो आप जाओगे ग्लोबल के अंदर कंट्रोल टाइमर 1 में और इसे यहाँ पे डालोगे कि मॉर्निंग रात को 10 बजे तुम्हें आर्म होना है, तो मैंने टाइम डाल दिया 10 बजे आर्म होना है, और आपको सुबह 8 बजे डिसआर्म होना है, राइट। ये मैंने टाइम दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी एक्टिविटी संडे से लेके मंडे तक सब जगह हो, तो मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब जगह पे ये टाइम डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और ऑपरेशंस ऑफ जो डिजाम भी है वो भी सारे कंडीशंस में मैं सेट कर रहा हूँ। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे सब जगह पे मैंने ये सेट कर दिया। क्लियर है ये ऑप्शन। अगर आप बोलोगे कि इसमें टाइम ए क्या है टाइम बी क्या है, लेट्स से मैंने टाइम ए में डाल दिया कि रात को 10 बजे आर्म होना है, सुबह 8 बजे डिसआर्म होना है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा सिक्योरिटी एक राउंड करने के लिए जाता है या फिर उनकी शिफ्ट चेंज होती है रात को 11 बजे, रात को 11 बजे उनकी शिफ्ट चेंज होती है। उस टाइम पे मुझे फॉर अ 5 मिनट मुझे मेरा बाहर का जो एरिया है वो डीएक्टिवेट करना है फॉर अ 5 मिनट्स। तो मैं इसको बता दूंगा कि रात को 11 बजे सिस्टम फिर से डिसआर्म हो जाए और फिर से 11:05 पे आर्म हो जाए और फिर सुबह वापस से 8 बजे डिसआर्म हो जाए, और ये एक्टिविटी रोज चले, और ये एक्टिविटी भी रोज चले।
तो देखिए मैंने क्या किया, टाइम ए कंट्रोल टाइमर 1 ही है ये। हमने क्या बोला इसको क्या फॉलो करने के लिए, कंट्रोल टाइमर 1, डिजाम के लिए कंट्रोल टाइमर 1, और ग्लोबल में मैंने उसको कंट्रोल टाइमर ए और बी में डिवाइड कर दिया, और उसको बोला कि रात को 10 बजे 9 बजे आम हो जाओ, 10 बजे फिर से डिजाम हो जाओ, फिर से 10:05 को आम हो जाओ, और 8 बजे सुबह डिजाम हो जाओ। तो मैंने एक टाइम जो दिया है सिस्टम को आम और डिजाम होने के लिए, उसमें भी उसको एक इंटरवल दिया। तो अगर इंटरवल की जरूरत है तो ही हम उसको बी टाइम यूज करेंगे। क्लियर है ये, अगर शेड्यूल आर्मिंग करनी है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ही उसको बता दिया कि नहीं फॉलो करा, तो वो बस डिजाम को ही फॉलो करेगा, आम को फॉलो नहीं करेगा, एरिया बी। तो मुझे यहाँ पे भी बताना जरूरी है कि कौन सा कंट्रोल टाइमर उसको फॉलो करना है, राइट। तो मैंने ये कर दिया ग्लोबल में टाइम सेट। नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम टेक्स्ट। अब सिस्टम टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे मेरे घर को कुछ भी नाम दे दिया। अगर मेरा घर है तो मैंने एक XYZ नाम दे दिया, XYZ होम, या अगर आपकी कंपनी का नाम है तो आप ABC सिस्टम लिमिटेड ये नाम दे दिया। जो भी मैं यहाँ पे बैनर मैसेज में जो नाम दूंगा वही मेरे कीपैड पे डिस्प्ले पे मैसेज आएगा, राइट। या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि अगर कोई भी रीसेट का कोई भी सर्विस मैसेज आए तो कॉल अलार्म कंपनी की जगह पे आप यहाँ पे आपके कंपनी का नाम डाल सकते हो, कॉल ABC कंपनी। तो जब भी कोई भी सर्विस मैसेज आएगा स्क्रीन पे तो यहाँ पे लिख के आएगा कॉल ABC कंपनी फॉर सर्विस, राइट। तो यह ऐसे आप बैनर टेक्स्ट में, टेक्स्ट सिस्टम टेक्स्ट में अलग अलग टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। क्लियर है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है पैनल हार्डवेयर। यहाँ पे अब अगर आपके हॉलीडे डेट आपके फिक्स है, हॉलीडे डेज हमें कब यूज आएंगे, जब हम सिस्टम ऑपरेट में हॉलीडेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं हॉलीडेज को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो वो संडे टू मंडे नॉर्मल डिफॉल्ट काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें एडिट करनी है या फिर हम कर सकते हैं, अगर आप समझ लीजिए बैटरी का कोई फॉल्ट है सिस्टम के अंदर, बैटरी का कोई फॉल्ट है और बैटरी मुझे कुछ दिनों के लिए मॉनिटर नहीं करनी है क्योंकि मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ बैटरी की, तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। मुझे पैनल का जो टेम्पर है वो डिसेबल करना है तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, या पैनल का बेल टेम्पर मॉनिटर नहीं करना है तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। बट रिकमेंडेड है कि सारी चीजें इनेबल रहे, रिकमेंडेड है कि सारी चीजें इनेबल रहे, क्योंकि ये एरर मैसेज आपको शो करेंगे। पैनल पे पावर फेलियर है तो ये अगर हटा दिया तो एरर मैसेज शो नहीं करेगा आपको। अगर ये इनेबल है तो पावर पे पावर फेलियर का मैसेज आपको शो करेगा। तो इस तरीके से आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो ग्लोबल के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ ग्लोबल की प्रोग्रामिंग है। तो ये ग्लोबल प्रोग्रामिंग हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूजर के अंदर आपको क्या प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो नेक्स्ट हम डायरेक्टली जाते हैं यूजर पे। तो ये हमारा यूजर है। यूजर में दो यूजर बाय डिफॉल्ट आते हैं। एक होता है इंजीनियर जिसका पासवर्ड होता है 1234, उसको सारे एरियाज के राइट्स होते हैं। सेकंड होता है मास्टर जिसको आप नाम दे सकते हो कुछ भी। ये ऑपरेशनल यूजर होता है सिस्टम को आर्म करने के लिए, डिजार्म करने के लिए। इंजीनियर जो होता है वो आप होते हो सिस्टम को प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। उसका पासवर्ड होता है 1234। रिकमेंडेड है कि चेंज किया जाए, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो उसको यहाँ से, बस उसको यहाँ से डिलीट करो, दूसरा पासवर्ड डाल दो। दूसरा यूजर है, सेकंड यूजर है कि आपका मास्टर जो ऑपरेशनल यूजर होगा, जो कि सिस्टम को ऑपरेट करेगा, ठीक है। उसका राइट्स होगा, उसको आप नाम भी दे सकते हो और आप उसको बता भी सकते हो कि कौन सा एरिया वो आर्म डिजाइन करेगा। जैसे कि मैंने अभी इसको बता दिया एरिया ए, तो बस ये एरिया ए ही आर्म कर पाएगा। फिर मुझे और एक यूजर बनाना पड़ेगा, उसको मैं नाम देता हूँ फिलहाल के लिए गेस्ट। उसका मैं एक पासवर्ड सेट करता हूँ, पासवर्ड डाल दिया मैंने। उसका मैंने एक यूज़र टाइप सिलेक्ट किया, मैं उसको बोलता हूँ कि मास्टर मैनेजर बनाता हूँ और उसको मैं एरिया देता हूँ, एरिया बी। तो अब मैं जब भी ये पासवर्ड डालूंगा तो मेरा एरिया बी आर्म होगा, डिजार्म होगा। जब मैं ये पासवर्ड डालूंगा मेरा सिस्टम ए और बी, ए ही आर्म होगा और ए ही डिजार्म होगा। मैं चाहिए तो यूज़र को ए और बी दोनों के राइट दे सकता हूँ, इसको भी ए और बी दोनों के राइट दे सकता हूँ। यह जो यूज़र टाइप में चेंज कर रहा हूँ इससे बाकी यूज़र के जो ऑप्शंस हैं वो डिफ़ॉल्ट चेंज होते रहते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आप उसको मास्टर या मैनेजर बनाएं या स्टैंडर्ड बनाएं, ये तीनों में से कोई भी टाइप आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको मास्टर ही रखता हूँ और फिर मैं इसको करूँगा सेंड अपडेट। तो इस तरीके से यूज़र की प्रोग्रामिंग आपको करनी है, ठीक है। तो यूज़र की प्रोग्रामिंग इन तीनों चीज़ों के साथ करनी है आपको, राइट। आपको फर्स्टली इंजीनियर जो कि बाय डिफॉल्ट है आप चेंज कर सकते हो,
फिर आपके जो यूजर होंगे सिस्टम के अंदर उनकी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूजर की सेटिंग हम करते हैं, राइट। तो ये हो गया यूजर की सेटिंग, तो ये होगी यूजर की प्रोग्रामिंग। अब हम साउंडर कनेक्शन देख रहे हैं। बिफोर मूविंग टू अ साउंडर कनेक्शन, जो डाउट था हमारा मैं उसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। आपने मुझे किसने क्वेश्चन पूछा था कि एट्रीब्यूट में आपको डबल नॉक और बीम पेयर क्या होता है ये जानना है। तो डबल नॉक ये होता है कि आपने अगर कोई सेंसर इंस्टॉल्ड किया है पैनल के अंदर और आप चाहते हो कि वो सेंसर पर्टिकुलर कोई भी सेंसर अगर 2 बार कुछ चीजें डिटेक्ट करें तो ही वो कंट्रोल पैनल को बताए और अलार्म हो, या तो ही कंट्रोल पैनल उस पर कुछ एक्शन ले, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे मोशन सेंसर लगाया है और मोशन सेंसर कुछ चीज को, मोशन जो हो रहा है उसके सामने जो मूवमेंट हो रही है उसको डिटेक्ट करता है 2 बार, मतलब 2 बार मूवमेंट जब होती है तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला गया तो एक ही मूवमेंट हुई, ऐसा नहीं होता है। वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जितने बार मूव करेगा उसे मूवमेंट कहते हैं। तो ऐसे अगर 2 बार मूवमेंट हुई तो वो डिटेक्ट करेगा, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने के लिए अगर वो 2 स्टेप चलता है या 3 स्टेप चलता है तो उसको 2 मूवमेंट या 3 मूवमेंट बोला जाता है। तो अगर ऐसे 2 मूवमेंट हो तभी सिस्टम डिटेक्शन करे और कंट्रोल पैनल को बताए तो उसे हम डबल नॉक में डाल सकते हैं। तो ये डबल नॉक फीचर इसीलिए यूज होता है कि फॉल्स अलार्म को हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। सेकेंड जो फीचर था उसे हम बोलते हैं बीम पेयर। तो बीम पेयर में हम किसी भी 2 सेंसर को बता सकते हैं, किसी भी 2 सेंसर को, कि अगर तुम दोनों ने कुछ डिटेक्ट किया, तुम दोनों में कुछ डिटेक्शन आ रहा है, जैसे कि मोशन सेंसर है, अगर 2 मोशन सेंसर को डिटेक्ट करते हैं तभी अलार्म हो, या 2 डोर कॉन्टैक्ट है, दोनों डोर कॉन्टैक्ट जब खुलेंगे, ए खुलेगा फिर बी खुलेगा, या जोन नंबर 1 खुलेगा जोन नंबर 2 खुलेगा तभी अलार्म हो, तो उसे बीम पेयर कहते हैं। तो ये 2 फीचर्स हैं जो कि फॉल्स अलार्म रिड्यूस करने के लिए हमने सिस्टम में लगा के रखे हैं, डबल नॉक एंड बीम पेयर। तो ये हो गया हमारा डबल नॉक और बीम पेयर का फीचर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू टॉपिक विच कॉल्ड साउंडर कनेक्शन। तो अभी तक हमने प्रोग्रामिंग देखी कि कैसे करते हैं, जोन कैसे जोन का वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है वो देखा, कंट्रोल पैनल के अंदर वायरिंग कनेक्शंस कैसे होते हैं वो देखे, टाइप ऑफ वायर डिवाइस क्या क्या होते हैं वो देखे, और उसके बाद उसकी पूरी प्रोग्रामिंग जोन के अंदर क्या करना है, एरिया के अंदर क्या करना है, ग्लोबल के अंदर क्या करना है, या यूजर के अंदर क्या सेटिंग्स करनी है, ये हमने देखा, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू अ साउंडर कनेक्शन। साउंडर किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो हर एक टैक्सीकॉम के कंट्रोल पैनल के अंदर आपको इस तरीके का एक 5 पोर्ट मिलेगा, हर एक कंट्रोल पैनल में, हर एक टैक्सीकॉम के कंट्रोल पैनल में, वो 24 हो या 640 का पैनल हो, आपको ये 5 पोर्ट का साउंडर पोर्ट मिलेगा, जो कि 12 वोल्ट प्लस, बेल, टेम्पर, ओवी का मतलब नेगेटिव, 12 वोल्ट प्लस, ये नेगेटिव माइनस, और स्टॉप, ये 5 पोर्ट मिलते हैं। तो साउंडर कनेक्शन के लिए आपको करना होता है सेम टैक्सीकॉम के साउंडर के अंदर भी आपको ये 5 पोर्ट मिलेंगे, 12 वोल्ट, बेल ट्रिगर, टेम्पर, नेगेटिव और स्टॉप ट्रिगर। तो आपको वायरिंग इस तरीके से करनी है, 12 वोल्ट जाएगा 12 वोल्ट में, बेल जाएगा बेल में, टेम्पर जाएगा टेम्पर में, नेगेटिव टू नेगेटिव, स्टॉप टू स्टॉप, राइट। तो ये सिंपल वायरिंग कनेक्शन है, 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट, बेल टू बेल, टेम्पर टू टेम्पर, नेगेटिव टू नेगेटिव, स्टॉप टू स्टॉप, इस तरीके से आपको वायरिंग करनी है, ठीक है। तो ये सिंपल साउंडर कनेक्शन है। अगर इसी साउंडर में आपको किसी बाहर का साउंडर लगाना है, थर्ड पार्टी, जो 2 वायर का साउंडर है, तो आपको उसकी वायरिंग कैसे करनी है। 12 वोल्ट से निकलेगी वायर जो कि प्लस में जाएगी, और बेल माइनस से निकलेगी जो कि साउंडर के माइनस में जाएगी। इस तरीके से आप थर्ड पार्टी के जो भी साउंडर है वो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये साउंडर कनेक्शंस इस तरीके से किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैनल पे कीपैड या एक्सपांडर को कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो पैनल पीसीबी पे आपने देखा होगा, पैनल पीसीबी पे आपको एक पोर्ट मिलता है कॉल्ड डेटा नेटवर्क पोर्ट, जो कि 4 पोर्ट होता है, प्लस, माइनस, टी एंड आर, प्लस फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव, ट्रांसमिट एंड रिसीवर। सेम पोर्ट आपको कीपैड के अंदर भी मिलता है, सेम टू सेम पोर्ट आपको कीपैड या एक्सपांडर के अंदर भी मिलेगा। नेटवर्क डेटा पोर्ट हमारा प्रोप्राइटरी पोर्ट है, राइट, जो टैक्सीकॉम का है, जो कि
सिमिलर टू RS-485 की टेक्नोलॉजी पे चलता है, बट नॉट एग्जैक्टली ऑन द सेम टेक्नोलॉजी। ये हमारी खुद की ओन प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसपे ये पोर्ट चलता है। प्लस माइनस TR विल गो टू द प्लस माइनस TR ऑफ कीपैड एंड एक्सपांडर। तो ये कनेक्शंस कैसे होता है? 4 वायर का कनेक्शंस होता है, प्लस टू प्लस, माइनस टू माइनस, T टू T एंड R टू R। T टू T एंड R टू R गाइस, ये मिस मत कीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लोग T टू R करते हैं और R टू T करते हैं, नहीं, ये ज्यादा सिंपल रखा है, T टू T R टू R। ठीक है, अब इसमें एडवांटेज ये है कि आप कीपैड एक्सपांडर्स को लूप भी कर सकते हो, लाइक दिस। आपने एक कीपैड का कनेक्शन किया है, उसी के अंदर आप दूसरे कीपैड के कनेक्शंस भी कर सकते हो। तो मैं आपको अभी सामने दिखा रहा हूँ, ये स्टार कनेक्शन है जहाँ पे आप सारे डिवाइसेस लाके पैरेलली नेटवर्क पोर्ट में कनेक्शन कर रहे हो। मतलब एक्सपांडर जो आया वो भी नेटवर्क पोर्ट में गया, दूसरा एक्सपांडर भी उसी नेटवर्क पोर्ट में गया, और तीसरा एक्सपांडर भी उसी नेटवर्क पोर्ट पे गया। तो इसे बोलता है स्टार कॉन्फ़िगरेशन, कि सारे डिवाइसेस एक ही पोर्ट पे कनेक्ट है। इसके आगे जो होता है वो इस तरीके से होता है, जिसे हम बोलते हैं डीसी चेन, जिसमें कैसे होता है कि एक वायर निकली, फर्स्ट कीपैड पे गई, कीपैड के प्लस माइनस TR पे, उससे फिर सेकंड पोर्ट पे गई, उसके अंदर भी प्लस माइनस TR होता है एक्सपांडर के अंदर, उसमें गई, उसी प्लस माइनस TR से निकल के दूसरे प्लस माइनस TR, वहां से फिर 2 वायर निकल के, एक कीपैड के प्लस माइनस TR में, एक एक्सपांडर के प्लस माइनस TR में, और फिर वहां से सेकंड कीपैड के प्लस माइनस TR में। और सेम पोर्ट पे मैंने एक पैरेलल कनेक्शन भी लिया है जो कि ओनली कीपैड में जा रहा है। तो टैक्सीकॉम का नेटवर्क पोर्ट जो है वो कोई लिमिटेड चीजें नहीं देता है कि आप कीपैड ही उस पर कनेक्ट करोगे या बस इस पे एक्सपांडर ही कनेक्ट करोगे। आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, स्टार भी कर सकते हो, डेसी चेन भी कर सकते हो, या दोनों भी कर सकते हो, किसी भी लूप में ये चलता है। ओनली लिमिटेशन, हेलो, कैन यू म्यूट योरसेल्फ सर प्लीज? ओके, इसमें बस एक चीज, बस आप ये लिमिटेशन है कि हर एक जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क का पोर्ट होता है, एक सिंगल पोर्ट, हर एक पैनल पे अलग अलग क्वांटिटी ऑफ नेटवर्क पोर्ट आते हैं। जैसे Elite 24 है तो उस पर एक ही नेटवर्क पोर्ट आएगा, 64 है तो उसमें भी एक ही आएगा, 88 पैनल है तो उसमें भी एक ही नेटवर्क पोर्ट आएगा, 168 के पैनल पे 2 नेटवर्क पोर्ट आएंगे, या 640 का जो 640 जोन का पैनल है उस पर आपको 8 नेटवर्क पोर्ट आएंगे। तो हर एक जो नेटवर्क पोर्ट है उसकी एक कैपेसिटी होती है, हर एक जो नेटवर्क पोर्ट होती है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उस पे आप 8 ही एक्सपांडर और 8 कीपैड लगा सकते हो। एक नेटवर्क पोर्ट पे आप 8 कीपैड 8 एक्सपांडर लगा सकते हो, बट ये कैपेसिटी डिपेंड करती है वो पैनल कौन सा है। जैसे अगर समझ लीजिए पैनल है 24, उसमें एक नेटवर्क पोर्ट मिलता है, तो आप उसके ऊपर 8 एक्सपांडर 8 कीपैड नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पैनल ही 24 जोन का है। तो मैक्सिमम आप उसके ऊपर 2 कीपैड और 2 एक्सपांडर ही लगा सकते हो। अगर 168 का पैनल है, 168 का पैनल है तो मतलब 168 मैक्सिमम जोन, तो आप उसमें 2 नेटवर्क पोर्ट आते हैं, तो उसमें आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि 8 एक्सपांडर एक नेटवर्क पे, 8 कीपैड एक नेटवर्क पे, दूसरे नेटवर्क पे 8 एक्सपांडर और 8 कीपैड। ऐसे आप टोटल 8 कीपैड 8 एक्सपांडर एक नेटवर्क पे, 8 कीपैड 8 एक्सपांडर दूसरे नेटवर्क पे, ऐसे लगा सकते हो। तो ये दोनों लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, कि किस तरीके से आप उसको लूप कर सकते हो। स्टार में भी लूप कर सकते हो, डेसी में भी लूप कर सकते हो, बट द ओनली लिमिटेशन, एक नेटवर्क में 8 कीपैड और 8 एक्सपांडर ही लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन पैनल कैपेसिटी, राइट। नेक्स्ट जाते हैं, हम देखते हैं कि एक्सपांडर जो आप लगा रहे हो या कीपैड जो आप लगा रहे हो उसको एड्रेस देना पड़ता है। आपने सारे एक्सपांडर सारे कीपैड लगाए, लेकिन उसको एड्रेस भी देना जरूरी है ना। कैसे पैनल को पता चलेगा कि कौन से एक्सपांडर को कौन सा जोन नंबर देना है, राइट। जोन नंबर भी देने पड़ते हैं उसको। जैसे कि पैनल पे 8 जोन है, तो अगर मैंने इस एक्सपांडर को नंबर दे दिया 9, मैं इस एक्सपांडर को नंबर दे दिया 1, तो वो जोन शुरू करेगा 9 से। इसको मैंने दे दिया 2, एड्रेस दे दिया 2 इस एक्सपांडर को, तो ये जोन नंबर शुरू करेगा 17 से, क्योंकि 1 to 8 यहाँ पे हो गए, 9 to 16 8 जोन यहाँ पे हो गए, और अगले 8 जोन मुझे इस पे मिलेंगे। इसको मैंने एड्रेस दे दिया 3, तो इसका एड्रेस कहाँ से शुरू होगा, 25 से, 8 यहाँ पे, 17 16 तक यहाँ तक, 17 से 24 यहाँ तक, 25 से 32 तक यहाँ पे। तो इस तरीके से एक्सपांडर एड्रेस आगे आगे जाते हैं। एक्सपांडर एड्रेस की लाइन जो होती है वो अलग होती है,
कीपैड लाइन की जो एड्रेस होती है अलग होती है, भले वो एक साथ लूप में, स्टार में, डेसी चेन में लग रहे हैं, लेकिन एक्सपांडर की जो नंबरिंग होगी वो ऐसी होगी 1 2 3। कीपैड की जो नंबरिंग होगी वो भी 1 से ही शुरू होगी, 1 2 या 1 2 3 4, कैसे भी आप एड्रेस दे सकते हो। इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, या इसको 1, इसको 2, इस एक्सपांडर कीपैड को मैंने 3 दिया, इसको 4 दिया, ऐसे दे सकते हो। या एक्सपांडर में भी ऐसे ही, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। कोई लिमिट नहीं है कि आपको लाइन में आया हो तो लाइन में ही एड्रेस देना, बट जिस एक्सपांडर को जो एड्रेस दोगे उसको जोन नंबर भी वैसे ही मिलेंगे। जैसे मैंने अगर इसको 1 दिया तो ये कहाँ से शुरू करेगा, 9 से लेके 17 तक, राइट। इसको मैंने एड्रेस दिया 2 तो ये शुरू कहाँ से करेगा, 17 से लेके 24, राइट। अगर मैंने नेटवर्क 2 पे लगाया होता तो ये मेरे आगे के एड्रेस दिए होते उसने, ठीक है। तो ये कीपैड और एक्सपांडर के एड्रेसेस हैं, ये आपको मैनुअल्स में भी मिलते हैं, मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कि कैसे होते हैं। नाउ लेट्स सी कि एड्रेस कैसे दिया जाता है, क्योंकि हर एक कीपैड के अंदर एक डिप स्विच होता है। तो ये डिप स्विच इस तरीके से दिखता है, कीपैड के अंदर या एक्सपांडर के अंदर डिप स्विच होता है। तो इसका डिप स्विच का एड्रेसिंग ऐसे दी जाती है, 1 देना है तो डिप स्विच 1 ऑन, 2 देना है तो डिप स्विच 2 ऑन, 3 देना है तो 3 ऑन, 4 देना है तो 4 ऑन, अगर 5 देना है तो 4 एंड 1 ऑन, 6 देना है तो 4 एंड 2 ऑन, 7 देना है तो 4 एंड 3 ऑन, 4 + 3 = 7, अगर 8 देना है तो 4 + 3 + 1 = 8। तो इस तरीके से आप उसकी एड्रेसिंग दे सकते हो। तो मैक्सिमम 8 एक्सपांडर, 8 कीपैड कैन बी 8 एक्सपांडर एंड 8 कीपैड कैन बी कनेक्टेड ऑन नेटवर्क पोर्ट, राइट। सो मैक्सिमम एड्रेस जो भी पॉसिबल होगा वो 8 तक ही जाएगा। किसी भी टैक्सीकॉम में कोई भी डिवाइस कितने भी बड़े पैनल पे इंस्टॉल कर रहे हो, 9 नंबर का एड्रेस कभी नहीं मिलेगा। एड्रेस एंड होगा 8 नंबर पे ही। 8 कीपैड, 8 एक्सपांडर, कीपैड विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्सपांडर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ही वो उसकी एड्रेसिंग होगी। तो एड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से आपको एड्रेसिंग करनी है। अब मैंने आपको अभी आगे समझाया कि कीपैड को आप जो एड्रेस दोगे तो कैसे उसको जोन मिलेगा। तो जोन नंबर, एड्रेस 1 दिया नेटवर्क 1 पे तो उसको 9 नंबर से 16 नंबर तक आपको जोन मिलेंगे। लेकिन वही एड्रेस 1 अगर नेटवर्क 2 पे जो एक्सपांडर आप लगा रहे हो उसको दिया तो उसका जोन कहाँ से स्टार्ट होगा, 73 से 80। तो ये यहाँ पे गाइड दिया गया है आपको कि आप क्या एड्रेस दोगे और कौन से नेटवर्क पे लगाया हुए एक्सपांडर को दोगे तो क्या जोन नंबर आपको मिलेगा। वही 640 के पैनल में भी आपने अगर किया एड्रेस 1 2 3 4 तो क्या एड्रेस मिलेगा। नेटवर्क 2 पे एड्रेस 1 दिया तो आपको क्या एड्रेस मिलेगा, नेटवर्क 7 पे आपने एड्रेस 1 दिया तो क्या एड्रेस मिलेगा, ये लिखा हुआ है। कीपैड पे जो जोन होते हैं टैक्सीकॉम में, और एक एडवांटेज ये है कि हर एक जो कीपैड होता है टैक्सीकॉम का उसके ऊपर भी आपको 2 जोन मिलते हैं। टैक्सीकॉम के जो कीपैड्स होते हैं उसके अंदर भी आपको 2 जोन मिलते हैं, लेकिन उसको अगर आप एड्रेस 1 दोगे तो उसका जो जोन नंबर होगा वो अनमैप होता है। आप उसको कोई भी एड्रेस दे सकते हो, उसको लिमिटेशन नहीं कि एड्रेस 1 दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 से लेके 2 तक ही जोन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं। वो अनमैप होते हैं, उसको आप कोई भी एड्रेस दे सकते हो आपकी मर्जी से, कोई भी एड्रेस, राइट। तो जैसे कि 168 पैनल है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको 168 पैनल, मतलब मैक्सिमम कितने जोन जा सकते हैं हम, 168। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 9 से लेके 1 to 8 तो की पैनल पे हो गए, फिर एक्सपांडर का एड्रेस फर्स्ट दोगे तो उसको 9 मिलेगा। एक्सपांडर नेटवर्क 2 पे एक्सपांडर 8 जो होगा उसको अगर मैं एड्रेस दूंगा तो मुझे जोन नंबर क्या मिलेगा, 129 से लेके 136, राइट। तो मेरे बचे हुए जो 137 से लेके जो 168 तक जो जोन है, जो कि मेरे 32 जोन है, उनको मेरा एड्रेस कहाँ से वो मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा। तो वो मैं ऐसे यूटिलाइज करूंगा कि मैं जो ये अनमैप कीपैड है, 8 कीपैड के अंदर मुझे कितने जोन मिलेंगे, 16, ठीक है। तो मैं 168 पे 16 कीपैड लगा सकता हूँ, एक नेटवर्क पे 8, दूसरे नेटवर्क पे 8, तो 16 कीपैड के अंदर के मुझे कितने जोन मिले, 32 जोन मिले। तो 32 जोन मैं कहाँ पे लगाऊंगा, उसको मैं 137 से लेके 168 तक कोई भी एड्रेस दे सकता हूँ, दैट्स वाई दे आर अनमैप। तो सेम विथ 640 पैनल, 640 पैनल का फर्स्ट एड्रेस 1 है, लास्ट एड्रेस क्या है, नेटवर्क 8 का 8 एड्रेस अगर मैं देता हूं तो मेरा लास्ट एड्रेस क्या है, 512। सो 512 मेरा लास्ट जोन एड्रेस है। तो 513 से लेके 640 तक जितने भी मेरे पास कीपैड है मैं सबको एड्रेस दे सकता हूँ। 513 से लेके 640 तक लास्ट का जो भी जोन है मेरा, लास्ट का जो भी मेरे कीपैड के जोन है मैं सबको एड्रेस दे सकता हूँ। दैट्स व्हाई इट इज
नेटवर्क एड्रेसिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई नेटवर्क एड्रेसिंग इम्पोर्टेंट है, राइट? तो ये हो गया एड्रेसिंग का पार्ट. तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द एड्रेसिंग. So that's all for the session. You can unmute yourself. You can ask your question. We have left with the 15 minutes more, so you can ask your question. Marish, you want to add something here, or should we go to the question and answer session? हेलो हेलो हेलो. हाँ, मैं नीलेश बात कर रहा हूँ क्रिसिट टेक्नो सिस्टम से. हाँ नीलेश बोलिए. हाँ, ये अपना एरिया प्रोग्रामिंग में जो आर्मिंग मोड है, वो बीम सेंसर और मोशन सेंसर के लिए क्या आएगा? इंस्टेंट आएगा क्या? गार्ड आएगा. बीम सेंसर और इंस्टेंट के लिए हम उसको जो टाइप होगा वो गार्ड होगा, क्योंकि हमें आर्म होने के बाद अलार्म चाहिए. आर्म होने से पहले अलार्म नहीं चाहिए, या 24/7 नहीं चाहिए. या बीम सेंसर अगर 24/7 काम करने वाले हैं आपके, तो उसको पीए ऑडिबल रखना है आपको. तो डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसे यूज करना चाहते हैं उसको. आर्म डिजाइन पे यूज करना चाहता है तो गार्ड होगा, अगर उसको 24/7 करना चाहता है तो पीए ऑडिबल होगा. क्लियर है नीलेश? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो. Yeah, you are audible. हेलो हेलो. हाँ, ये जो एरिया आते हैं वो सिर्फ ABCD में आते हैं. अभी सपोज एक एरिया में कितना सेंसर हम ऐड कर सकते हैं? अभी कोई मेरे लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. आप एक एरिया में सारे के सारे सेंसर्स भी ऐड कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हो ये मेरा पैनल है, ये 48 जोन का है, तो ये 48 के 48 एक ही जोन में चले गए. ओके, अभी मेरे पास दो से मतलब मोशन सेंसर 10 है और सेंसर 5 है. तो एरिया ए में मैं मोशन सेंसर डाल सकता हूँ और एरिया बी में मैं बीम सेंसर डाल सकता हूँ. हाँ, ऐसे भी कर सकते हो. ओके ओके. और एलिट 24 में दो ही एरिया मिलेगा, ए और बी. 64 में ABCD. एलिट 88 में 8 एरियाज मिलेगा. 168 में 16 और 640 में 64. ओके 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 सर, थैंक यू. Next question, if anybody have any doubt. हेलो हेलो. हाँ सर, वो जो ग्लोबल प्रोग्रामिंग में डिसेबल करना है ना? हाँ हाँ, वो 34 और 53 डिसेबल करना है ना? यस, 34 डिसेबल, 53 डिसेबल, 31 इनेबल. 31 एनेबल. ओके सर, थैंक यू. Any other questions on जो हम आज डिस्कस किया है? इसमें क्वेश्चन है किसी को? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हेलो हैं. हेलो. यस. हाँ सर, और एक पूछने का था. हाँ सर, जो विंटेक्स सॉफ्टवेयर है उसमें ऊपर सेंड करना है या खाली सेंड अपडेट करना है? आप अगर स्मॉल चेंजेस कुछ कर रहे हो तो आप सेंड अपडेट कर सकते हो. अगर पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग आप सेंड करना चाहते हो तो सेंड अपडेट यूज कर सकते हो. यू कैन यूज बोथ. ओके ओके ओके. और रिसीव ऊपर ही करना है? ओके सर. ऑप्शन यू कैन यूज टू रिसीव ऑल द डेटा. ओके सर, थैंक यू. ओके. Amol, if you have time, maybe you can show event logs if there are no questions. Okay, I'll show the event log. So this is the option for the event log. So here you can see कि अलग-अलग types के screen share है ना मेरा? Yeah, now I can see. I think there is थोड़ा lag है आपका इंटरनेट. Okay, no problem. So इस तरीके से आपके सिस्टम लॉग्स होते हैं. सिस्टम लॉग में जैसे आप क्लिक करोगे तो रिसीव लॉग पे आपको क्लिक करना है. रिसीव लॉग क्लिक करने के बाद आपको सारे के सारे लॉग्स यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे. अलग अलग टाइप्स के अलग अलग लॉग्स होते हैं.
तो ये है आपके सिस्टम लॉग है, तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सिस्टम से मैंने कमांड से कुछ चीज़ें करने की कोशिश की, जैसे मैंने रिमोटली कमांड दिया या सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश की, तो रिमोट कमांड यहाँ पे मिल जाता है, या यहाँ से सिस्टम आर्म डिजार्म हो सकता है, फिर यहाँ से बेल एक्टिव हो रही है, फिर यहाँ से अलार्म एक्टिवेट हो रही है, फिर यहाँ से सिस्टम आर्म हो रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ से ऐसे अलग अलग, अगर किसी यूज़र ने सिस्टम को एक्सेस किया तो यहाँ पे वो यूज़र नंबर लिख के आता है कि सिस्टम एक्सेस हुआ है। अगर सिस्टम डिजार्म हुआ है तो यहाँ पे आर्म, सिस्टम अगर डेट एंड टाइम भी आपने चेंज किया है तो यहाँ से हो सकता है। आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया तो इंस्टॉलर प्रोग्रामिंग स्टार्ट ऐसे लिख के आएगा। अगर आपका कीपैड या कुछ लॉस हो रहा है, मतलब नेटवर्क पोर्ट पे आपने जो कीपैड वो निकल जा रहा है, तो आरकेपी लॉस करके आपको एरर मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शंस मिलके अलग अलग डिस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे जो कि आपको लॉग्स में मिल सकते हैं। तो एवरी टाइम यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि ऑल द लॉग्स यू विल गेट क्लियरली सीन। अगर कुछ भी ट्रबल शूटिंग कभी भी करनी है तो फर्स्टली यू हैव टू सी द लॉग कि लॉग्स में क्या हुआ है। जैसे कि जोन नंबर 14 जो है वो गार्ड अलार्म में गया है केबिन का, राइट, तो बेल एक्टिवेट हुई है, फिर अलार्म एक्टिवेट हुई है, फिर वो रिस्टोर हुआ है। अगर मुझे ट्रबल शूट करना है कि जोन नंबर 14 मेरा क्यों ट्रबल में जा रहा है या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो मैं लॉग्स में आके लॉग चेक कर सकता हूँ। लॉग्स में आके मैं लॉग चेक करके ये चेक कर लूंगा कि ये सब कुछ सही चल रहा है, मेरा 14 नंबर ने लास्ट कब डिटेक्ट किया था, 14 नंबर के अंदर और क्या प्रॉब्लम्स है, 14 नंबर किस सेंसर ने बेल एक्टिवेट हुई थी तब या नहीं हुई थी, ये सारी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ, राइट। तो दिस इज कॉल्ड जोन लॉग्स। यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, ये कलर भी आपको प्रायोरिटी डिसाइड करके बता रहा है कि कौन से सेंसर, जैसे मेंटेनेंस अलार्म है तो वो ऑरेंज कलर में दिखा रहा है, या अलार्म आर्म डिजार्म का है तो वो ग्रीन में दिखा रहा है, अगर बेल एक्टिवेट हो रही है तो प्रायोरिटी अलार्म है तो वो भी वो ब्लू में दिखा रहा है। तो अलग अलग प्रायोरिटीज को आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो। जैसे सिस्टम अगर कनेक्ट हो तो आप उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हो यहाँ से, कि मुझे बस प्रायोरिटी अलार्म्स ही देखने हैं, तो मैं यहाँ से ओनली प्रायोरिटी अलार्म्स ही देखूंगा, मैं सबको हटा दूंगा और मैं ओनली प्रायोरिटी अलार्म्स को ही सिलेक्ट करूंगा, सो दैट मुझे ओनली प्रायोरिटी अलार्म जितने भी होंगे वही दिखाई देंगे। और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो मुझे बस प्रायोरिटी अलार्म्स ही दिखेंगे। तो इस तरीके से मैं सारे लॉग्स को फिल्टर करके भी व्यू कर सकता हूँ। तो ये सिस्टम लॉग्स है। और सिस्टम को अगर कभी भी आपको ट्रबल शूट करनी है या सिस्टम के अंदर क्या हुआ ये पता करना है तो सिस्टम लॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज कीप अ ट्रैक, सिस्टम लॉग रिसीव करने पड़ते हैं, रिफ्रेश करने पड़ते हैं, तो ही आपको सिस्टम लॉग नहीं दिखते। ये लास्ट मैंने जब रिसीव किया था तब के लॉग है, इसीलिए ये वो डेट दिखा रहे कि 31। क्लियर है सिस्टम लॉग्स? इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। जो चीजें आज हमने देखी वो ये है, हमने देखा कि जोन क्या होते हैं, जोन को पैनल में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैनल के अंदर जोन टर्मिनल्स क्या होते हैं, फिर अलग अलग एरियाज देखे हमने, कौन से एरिया कैसे यूज करते हैं वो देखे, एरिया के अंदर क्या प्रोग्रामिंग हमें करनी पड़ती है वो देखा। उसके बाद ग्लोबल यूजर प्रोग्रामिंग हमने चेक की, यूजर प्रोग्रामिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने ये देखा कि साउंडर को कैसे कनेक्ट करते हैं, साउंडर्स टैक्सीकॉम साउंडर्स कैसे कनेक्ट करते हैं, थर्ड पार्टी साउंडर्स होते हैं वो कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि एक्सपांडर और कीपैड को पैनल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, एक्सपांडर को क्या एड्रेस देते हैं, कीपैड को क्या एड्रेस देते हैं, उसको एड्रेस देने के बाद जोन्स को कैसे एलोकेशंस मिलता है वो हमने देखा। कीपैड एक्सपांडर्स डेसी चेन स्टार चेन में कैसे इंस्टॉल्ड होता है वो हमने देखा। डिफॉल्ट लॉग्स कैसे देखने हैं वो हमने चेक किया। तो ये जो चीज़ है ये हमने देखा इस सेशन में। तो मोस्टली नेक्स्ट सेशन जो होगा वहाँ पे हम वायरलेस डिवाइसेस को लर्न कैसे करते हैं वो देखेंगे। वायरलेस डिवाइसेस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। वायरलेस डिवाइसेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से वायरलेस में रिकोशे मैश को यूज़ करते हैं, डायगोनिस कैसे करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। So that's it for this session. If you have any doubt, you can ask me.